आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। कहानियों की इस दुनिया में मैं आपको एक और दिलचस्प किस्सा सुनाने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिए और इसका आनंद लीजिए। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जिसकी 2 रानियां थीं, परंतु दोनों ही निसंतान थी। ये चिंता राजा के मन को निरंतर व्याकुल की रहती, क्योंकि वह सोचता था कि उसके विशाल साम्राज्य का उत्तराधिकारी कौन बनेगा। राजा और दोनों रानियां विभिन्न मंदिरों में जाकर भगवान से प्रार्थना करते और महल में भी विधि पूर्वक अनुष्ठान करवाते, परंतु संतान प्राप्ति का वरदान उन्हें न मिल सका। एक दिन एक महात्मा उस राज्य में पधारे। उनकी महानता और आध्यात्मिक शक्तियों की चर्चा शीघ्र ही दरबार में पहुंच गई। राजा ने विचार किया कि क्यों ना उन्हें महल में बुलाकर अपनी व्यथा कह सुनाई जाए, शायद समाधान मिल जाए। राजा ने आज्ञा दी कि महात्मा को आदर पूर्वक महल में आमंत्रित किया जाए। राजा की आज्ञा का तुरंत पालन हुआ और महात्मा जी को महल में बुलाया गया। महल पहुंचने पर राजा ने बड़ी रानी से कहा कि महात्मा जी का आदर सत्कार पूरे सम्मान से किया जाए। बड़ी रानी तुरंत तैयार हो गई और महात्मा जी की सेवा में मनोयोग से जुट गई। उन्हें स्वादिष्ट भोजन परोसा और उनका आदर सम्मान किया। वहीं दूसरी ओर छोटी रानी महात्मा जी के फटे वस्त्रों को देखकर उनसे दूर दूर रही और सेवा करने में आनाकानी करने लगी। उसे अपने रूप रंग का घमंड था और वह महात्मा जी को निम्न दृष्टि से देखती थी। कुछ दिन बाद महात्मा जी जाने की तैयारी करने लगे। जाने से पहले उन्होंने बड़ी रानी के सेवा भाव से प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया। बेटी, तूने मुझे सच्चे मन से सेवा दी है। मैं तुझसे अति प्रसन्न हूँ। शीघ्र ही तुम्हारे आंगन में संतानों की किलकारी गूंजेगी। यह आशीर्वाद सुनकर बड़ी रानी बहुत प्रसन्न हुई और सचमुच कुछ ही समय बाद वह गर्भवती हो गई। राजा को जब यह समाचार मिला तो उनका हृदय प्रसन्नता से भर उठा। राज्य भर में भी यह खबर फैल गई कि राजा पिता बनने वाले हैं। प्रजा, जो अपने राजा से अत्यंत प्रेम करती थी, इस शुभ समाचार पर हर्षित हो उठी और जश्न मनाने लगी। बड़ी रानी का मान सम्मान महल में और बढ़ गया और उसकी देखभाल के लिए सेवक सदैव तत्पर रहते। छोटी रानी जब यह देखती कि बड़ी रानी का मान कितना बढ़ गया है, सभी उसकी सेवा में लगे हैं, छोटी रानी मन ही मन सोचती, अब तो बड़ी रानी का मान सम्मान बढ़ा है, पर जब उसके संतान का आगमन होगा तब तो यह महल उसके इर्द गिर्द ही घूमेगा। इसी जलन में उसने एक दुष्ट योजना रची और राजमहल की दाई को बुलवाया। अपनी लालच भरी नजरों में सोने की चमक लिए दाई ने छोटी रानी का साथ देने का वादा किया। समय आने पर बड़ी रानी ने एक सुंदर पुत्र और पुत्री को जन्म दिया, परंतु दाई ने चुपके से नवजात शिशुओं को एक टोकरी में रखकर छोटी रानी के पास पहुंचा दिया और बड़ी रानी के पास 2 भारी पत्थर छोड़ दिए। जब बड़ी रानी को होश आया तो उसने अपने पास पत्थर पड़े देखे और उसकी आंखों में अविश्वास के आंसू छलक उठे, लेकिन उसकी पुकार सुनने वाला वहां कोई नहीं था। भोली भाली रानी इस अन्याय से अनजान थी। जब दाई ने उसे समझाया कि उसने पत्थर को जन्म दिया है, राजा को भी दाई ने यही संदेश पहुंचाया कि रानी ने संतान की जगह पत्थरों को जन्म दिया है। राजा को गुस्सा आया और समाज में अपनी प्रतिष्ठा को लेकर अपमानित महसूस करते हुए उन्होंने तुरंत बड़ी रानी को महल से निकाल दिया और उसे महल के खेतों में काम करने के लिए कह दिया। पूरे राज्य में यह अफवाह फैल गई कि बड़ी रानी ने संतान के रूप में पत्थरों को जन्म दिया है। इस बीच छोटी रानी ने अपने 2 विश्वस्त सिपाहियों को बुलाकर टोकरी उनके हवाले की और निर्दयता से कहा, इन बच्चों को ले जाकर समाप्त कर दो और प्रमाण के रूप में उनकी आंखें और दिल निकाल कर लाना। सिपाही टोकरी लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। जब उन्होंने टोकरी खोली तो मासूम बच्चों ने आंखें खोलकर मासूम मुस्कान बिखेरी। उन बच्चों की मासूमियत ने सिपाहियों के दिल को छू लिया। उनका दिल उन्हें मारने के लिए राजी न हुआ। उन्होंने बच्चों को जंगल में एक सुरक्षित स्थान पर छोड़ने का निर्णय किया और वहीं एक जानवर को मारकर उसकी आंखें और दिल निकालकर प्रमाण स्वरूप वापस लौट आए ताकि छोटी रानी को संतुष्ट कर सके। जब छोटी रानी ने पूछा कि कार्य पूरा हुआ या नहीं, तो सिपाहियों ने सिर झुकाकर कहा, हाँ रानी जी, सब हो गया। प्रमाण स्वरूप उन्होंने जानवर की आंखें और दिल रानी को सौंप दिए और रानी ने उन्हें पकाकर खा लिया। इधर
बड़ी रानी दिन भर खेतों में कौवे भगाती और रात को ईश्वर की आराधना करती। उधर दोनों बच्चों को एक कुम्हार मिला जो जंगल में लकड़ियां और मिट्टी बीनने गया था। कुम्हार, जो खुद निसंतान था, उन मासूम बच्चों को देख अत्यंत प्रसन्न हुआ और उन्हें अपने घर ले आया। कुम्हार की पत्नी ने जब उन बच्चों को अपने अंक में भर लिया तो उसकी ममता जाग उठी और संयोगवश उसके सीने में दूध उतर आया। उसने उन बच्चों को अपनी संतान की तरह अपनाया और दोनों का पालन पोषण करने लगी। समय बीतता गया और 5 वर्ष का समय गुजर गया। एक दिन बालक मिट्टी के घोड़े को पानी पिला रहा था जो कुम्हार ने उसे खेलने के लिए बना दिया था। वहीं बालिका अपनी मिट्टी की गुड़िया को तैरना सिखा रही थी। खेल में मग्न बच्चों को देख पास से गुजरती छोटी रानी हंस पड़ी और व्यंग्य से बोली, अरे, क्या कभी मिट्टी का घोड़ा पानी पी सकता है या गुड़िया तैर सकती है? दोनों बच्चों ने पलटकर कहा, क्यों नहीं? जब एक रानी पत्थरों को जन्म दे सकती है तो यह घोड़ा पानी क्यों नहीं पी सकता और यह गुड़िया तैर क्यों नहीं सकती? छोटी रानी को यह सुनकर बड़ा धक्का लगा, मानो उसके मन की सारी आशंकाएं एक सच्चाई बनकर उसके सामने खड़ी हो गई। उसे यकीन हो गया कि ये वही बच्चे हैं। अब उसने ठान लिया कि इस बार उन्हें खत्म करने के लिए कोई और चाल चलनी होगी। उसने बीमारी का बहाना बना लिया। कई वैद्य बुलाए गए पर उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ। आखिरकार राजा ने हार मानते हुए उसकी इच्छा पूछी तो रानी ने कहा, बस एक ही उपाय है। यदि उन कुम्हार के बच्चों का कलेजा मुझे मिल जाए तो मैं पुनः स्वस्थ हो सकती हूँ, अन्यथा मैं इस रोग से नहीं बच पाऊंगी। राजा का दिल दुविधा में पड़ गया। बड़ी रानी को वह पहले ही खो चुका था और अब छोटी रानी को खोना नहीं चाहता था। राजा ने तत्काल आदेश दिया कि सैनिक उन बच्चों का कलेजा लेकर आएं। आदेश पाते ही सैनिक कलेजा लेने निकल पड़े। बच्चों ने सैनिकों को आते देखा और वे जंगल की ओर दौड़ पड़े जहां एक चंपा का वृक्ष और बांस का पेड़ खड़ा था। भय से बच्चों ने अपनी रक्षा का उपाय खोजा और वे स्वयं चंपा और बांस के वृक्ष में बदल गए। जब सैनिकों को बच्चे नहीं मिले तो उन्होंने एक कुत्ते को मारकर उसका कलेजा राजा के समक्ष प्रस्तुत कर दिया, ये जानते हुए कि खाली हाथ लौटने पर राजा उनसे कुपित होगा। रानी ने कलेजे को पकाकर खाया और जल्दी ही स्वस्थ हो गई। कुछ समय पश्चात पूजा के लिए फूलों की आवश्यकता होने पर रानी ने सैनिकों को जंगल से फूल लाने भेजा। जंगल में सैनिकों ने देखा कि चंपा के वृक्ष पर खूबसूरत फूल खिले हैं और पास ही बांस का ऊंचा झाड़ है। जैसे ही सैनिक फूल तोड़ने के लिए चंपा के पास पहुंचा, चंपा ने धीरे से कहा, भैया बांस, बचाओ। बांस ने उत्तर दिया, हाँ बहन चंपा। और तभी चंपा का वृक्ष अचानक ऊंचाई की ओर बढ़ने लगा, इतना ऊंचा कि सैनिक की पहुंच से परे हो गया। सैनिक आश्चर्यचकित रह गया और तत्काल अपने सेनापति के पास पहुंचकर यह अद्भुत घटना बताई। सेनापति को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ, किंतु सैनिक के आग्रह पर वह स्वयं जंगल चल पड़ा। जैसे ही सेनापति चंपा और बांस के पास पहुंचा, चंपा ने फिर वही पुकार लगाई, भैया बांस, सहायता करो। और बांस ने आश्वासन दिया, डरो मत बहन चंपा। एक बार फिर चंपा का वृक्ष ऊंचाई की ओर बढ़ गया और सेनापति की पहुंच से कोसों दूर हो गया। भयभीत सेनापति बिना विलंब किए दौड़ता हुआ मंत्री के पास पहुंचा और यह अलौकिक घटना सुनाई। मंत्री ने स्वयं इसकी सत्यता जानने का निश्चय किया और राजा के आदेश पर जंगल जा पहुंचा। दूर से ही चंपा ने मंत्री को आता देखा और पुकारते हुए कहा, भैया बांस, संभालो। बांस ने कहा, निश्चिंत रहो बहन चंपा। और जैसे ही मंत्री वृक्ष के पास आया, चंपा आकाश की ओर और भी ऊपर बढ़ गया। मंत्री हक्का बक्का रह गया और सीधे दरबार में जाकर राजा से कहने लगा, महाराज, एक अद्भुत और चमत्कारी घटना का साक्षात्कार हुआ है। कृपया तुरंत मेरे साथ चलिए और इस चमत्कार को देखिए। राजा ने गंभीरता से पूछा, सच्चाई बताओ, आखिर माजरा क्या है? मंत्री ने विस्तार से सारी बातें राजा के सामने रख दी। पूरी कहानी सुनने के बाद राजा ने कहा, मेरी छोटी रानी भी मेरे साथ जाएगी, उसे भी जानना चाहिए कि यह अद्भुत घटना क्या है। इस खबर को पहुंचाने के लिए 2 सिपाही भेजे गए, वही सिपाही जिन्होंने बच्चों को वहां ले जाकर छोड़ा था। दोनों को भय ने घेर लिया था। छोटी रानी भी थोड़ी सहमी, पर शीघ्र ही साहस जुटाकर राजा के साथ चल पड़ी। उधर बड़ी रानी भी पूजा के लिए आवश्यक फूलों के बिना बेचैन हो रही थी और उनकी खोज में निकल पड़ी। संयोग से
जब वह छोटी रानी के महल के पास से गुजरी तो उसने छोटी रानी और सिपाहियों की बातचीत के कुछ अंश सुने। राजा और छोटी रानी जैसे ही जाने लगे, बड़ी रानी भी उनके पीछे पीछे पैदल चलने लगी, अत्यंत व्याकुल और चिंतित होकर। चंपा के पेड़ के ऊंचे तने से यह सारा दृश्य स्पष्ट दिखाई दे रहा था। जब सब पास पहुंचे तो चंपा बोल पड़ी, अरे भैया, यहीं रुक जाओ। मास ने उत्तर दिया, हाँ बहन, हाँ बताओ। चंपा ने कहा, छोटी रानी के संग राजा फूल तोड़ने आ रहे हैं। राजा दोनों पेड़ों के पास आकर बोले, बताओ तुम दोनों भाई बहन कैसे पेड़ बन गए। तभी बड़ी रानी भी वहां तक आ पहुंची। चंपा ने जोर से पुकारा और बांस ने कहा, हाँ बहन बताओ। चंपा ने कहा, हमारी माँ जो हमारी ममता में संजीदा रही है, बहुत दुखी होकर यहाँ आई है। बड़ी रानी फूल तोड़ने के लिए आई है। इस पर बांस बोला, बहन उसके पांव में झुको। चंपा जमीन पर झुककर बड़ी रानी के चरणों के पास झूमने लगी और साथ ही बांस का पेड़ भी झुककर उनके पैरों को स्पर्श करने लगा। इसके बाद चंपा और बांस ने राजा को अपने जीवन की पूरी गाथा सुनाई। राजा ने उसी क्षण छोटी रानी को बंदी बनाने का आदेश दिया और उसे अंधेरी कारागार में डालने का निर्देश दिया। इसके पश्चात राजा ने बड़ी रानी से क्षमा मांगी। बड़ी रानी दुखी मन से चंपा और बांस की ओर देख रही थी। मन में विचार कर रही थी कि ये दोनों उसके बच्चे हैं, फिर वे कैसे मनुष्य बनेंगे। जैसे ही बड़ी रानी ने अपने आंसुओं से चंपा और बांस को छुआ, दोनों मनुष्य का रूप धर गए। बड़ी रानी ने अपने पुत्र और पुत्री को गले से लगा लिया और उनसे गले मिलकर फूट फूट कर रोने लगी। राजा भी यह दृश्य देखकर भाव विभोर हो गए और उनकी आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने उन तीनों को अपने समीप बिठाया और फिर सभी राजमहल की ओर चल पड़े। पूरे रास्ते संगीत और उत्सव का माहौल बन गया। समूचे राज्य में खुशियां फैल गई। अब राजा अपनी बड़ी रानी और दोनों बच्चों के संग सुखमय जीवन व्यतीत करने लगे और छोटी रानी को कारावास में डाल दिया गया। एक पति पत्नी थे जो बेहद गरीब थे। दोनों दिन रात मेहनत मजदूरी करके किसी तरह अपना गुजर बसर करते थे। पत्नी गर्भवती थी और कुछ महीनों बाद उसने एक बेहद सुंदर बच्ची को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया चंपा। चंपा जैसी प्यारी और मासूम बच्ची को देखकर हर कोई उसकी तारीफ करता, मगर उसकी किस्मत में दुख पहले से लिखा था। जन्म के कुछ ही दिनों बाद उसके पिता की मृत्यु हो गई। उसकी माँ और वह दोनों इस दुनिया में बिल्कुल अकेले रह गए। अब चंपा की माँ, जो पहले से ही परेशान थी, घर घर जाकर काम करने लगी। किसी के घर झाड़ू पोछा करती, किसी के घर खाना बनाती। हर दिन वो खुद से संघर्ष करती ताकि चंपा का पालन पोषण कर सके। बड़े घरों से उसे पुराने उतरे हुए कपड़े मिल जाते, जिन्हें वो चंपा को पहना देती। गरीबी का पहाड़ उन पर टूट पड़ा था, लेकिन माँ ने हार नहीं मानी। उसने चंपा को सरकारी स्कूल में पढ़ने भेजा, जहाँ चंपा ने बड़ी मेहनत से पढ़ाई की और किसी तरह 10वीं की परीक्षा अच्छे नंबरों से पास कर ली। लेकिन अब आगे की पढ़ाई की बात आई तो उसकी माँ के हाथ पांव फूल गए। उसने चंपा को समझाया, बेटी, अब मेरे पास उतनी ताकत नहीं बची कि मैं तेरी आगे की पढ़ाई का खर्च उठा सकूं। तेरी फीस, किताबें और बाकी सब खर्चा मैं कैसे उठाऊंगी। चंपा ने जिद पकड़ ली, माँ, मेरे 10वीं में अच्छे नंबर आए हैं, मुझे आगे पढ़ने दो, मैं भी तुम्हारे साथ काम कर लूंगी। माँ ने थोड़े संकोच के बाद कहा, ठीक है बेटी, अगर तुझे पढ़ाई करनी है तो हम दोनों मिलकर कुछ और काम ढूंढ लेंगे। अगले ही दिन से चंपा भी अपनी माँ के साथ काम पर जाने लगी। दिन में वो माँ के साथ अलग अलग घरों में काम करती और रात में अपनी पढ़ाई में जुट जाती। कुछ ही समय में उनके पास कुछ और घरों का काम आ गया। अब माँ बेटी अलग अलग काम पर जाने लगी। धीरे धीरे चंपा को एहसास होने लगा कि चाहे बाप की उम्र का मर्द हो या जवान लड़का, सबकी नजरें उस पर ठहरी रहती थी। उसे यह सब बहुत अजीब लगने लगा। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं ये काम अब और नहीं कर पाऊंगी। माँ ने चिंतित होकर पूछा, क्या हुआ बेटी, किसी ने कुछ कहा है क्या। चंपा बोली, नहीं माँ, किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब ये काम मुझसे नहीं होगा। माँ ने भारी मन से कहा, बेटी, मैं तो पहले से नहीं चाहती थी कि तू ये काम करे, पर तूने ही जिद की थी। चंपा ने दृढ़ता से कहा, हाँ माँ, पर अब मैं कोई और रास्ता ढूंढ लूंगी पैसे कमाने का। माँ ने सर हिलाते हुए कहा, ठीक है बेटी,
जैसा तुझे सही लगे वैसा कर। अब चंपा ने मोहल्ले के घरों में जाकर ट्यूशन पढ़ाने की बात शुरू कर दी। धीरे धीरे उसे छोटे बच्चों के ट्यूशन पढ़ाने का काम मिलने लगा। वह 7वीं और 8वीं कक्षा के बच्चों को पढ़ाने लगी, जिससे उसे हर महीने कुछ पैसे मिलने लगे। चंपा का पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा था कि उसके स्टूडेंट्स की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी। हालांकि यहाँ भी उसे एक समस्या का सामना करना पड़ा। समाज की वही नजरें जो पहले उसे काम के दौरान परेशान करती थी, अब भी उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। लेकिन अब चंपा ने ठान लिया था कि वह इन मुश्किलों से डर कर पीछे नहीं हटेगी। उसे अपने और अपनी मां के बेहतर भविष्य के लिए लड़ना था। चंपा का पढ़ाने का तरीका सबको बहुत पसंद आने लगा। उसकी मेहनत रंग ला रही थी और उसके ट्यूशन के बच्चे दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे थे। चंपा ने जब बच्चों को घर पर ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया तो धीरे धीरे उसकी आमदनी अच्छी होने लगी थी, लेकिन साथ ही उसकी मेहनत भी दोहरी हो गई थी। चंपा की माँ कभी कभी अपनी बेटी की हालत देखकर कहती, चंपा, अगर तेरा बाप जिंदा होता तो तुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, तुझे भी बाकी बच्चों की तरह स्कूल में पढ़ने का मौका मिलता। चंपा अपनी माँ के गले में हाथ डालकर कहती, माँ, तूने मेरे लिए जितनी मेहनत की है उतनी कोई और नहीं कर सकता था। तू ही मेरी माँ भी है और पिता भी। तेरे होते मुझे कभी भी पिता की कमी महसूस नहीं हुई। इस तरह माँ बेटी की जोड़ी अपने दिनों को गुजार रही थी। चंपा की 11वीं कक्षा की परीक्षा करीब आ गई थी। उसे खूब मेहनत करनी थी ताकि अच्छे नंबर ला सके। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, माँ, अब तुम काम छोड़ दो। अब ट्यूशन से इतने पैसे आ जाते हैं कि हमारा गुजारा आराम से चल सकता है। माँ ने कुछ सोचते हुए कहा, बेटी, तू सही कह रही है। अब मैं काम छोड़ देती हूँ, इससे तुझे घर के कामों में थोड़ी मदद भी मिल जाएगी। अब चंपा ने परीक्षा की तैयारी पर पूरा ध्यान लगाना शुरू कर दिया। उसने सारे पेपर बहुत अच्छे से दिए और अब रिजल्ट का इंतजार कर रही थी। जिस दिन रिजल्ट आना था, चंपा सुबह से ही बेचैन थी। उसकी माँ बार बार उसे समझाती, बेटा, रिजल्ट तो आ ही जाएगा, इसमें परेशान होकर इधर उधर घूमने से कुछ नहीं बदलेगा। चंपा ने कहा, माँ, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, इस रिजल्ट पर ही मेरा आगे का भविष्य निर्भर करता है। दोपहर करीब 12 बजे चंपा स्कूल पहुंच गई, जहां रिजल्ट 2 बजे आने वाला था। जैसे जैसे समय करीब आ रहा था, चंपा की घबराहट बढ़ती जा रही थी। उसकी क्लास टीचर एक एक करके नाम पुकार रही थी, लेकिन चंपा का नाम अब तक नहीं आया था। उसकी धड़कन तेज हो गई थी। तभी अचानक उसका नाम पुकारा गया और मैडम ने उसे गले लगाते हुए कहा, चंपा, तुमने अपने सेंटर में टॉप किया है। यह सुनकर चंपा की मेहनत का फल मिल गया था। चारों ओर से उसे बधाइयां मिलने लगी। बिना किसी ट्यूशन के, केवल अपनी मेहनत से उसने सबसे ज्यादा नंबर हासिल किए थे। खुशी खुशी वह तुरंत घर दौड़ी ताकि यह खुशखबरी अपनी माँ को बता सके। घर पहुंचते ही उसने दरवाजे से ही चिल्लाया, माँ, मेरे सेंटर में सबसे ज्यादा नंबर मेरे आए हैं। उसकी माँ ने उसे गले लगाते हुए कहा, मुझे पहले से ही पता था कि मेरी बेटी बहुत अच्छे नंबरों से पास होगी। माँ की आंखों में आंसू थे। वो बोली, आज अगर तेरे पिता होते तो उन्हें तुझ पर कितना गर्व होता। चंपा ने अपनी माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ, वो जहां भी होंगे वो जरूर खुश हो रहे होंगे। फिर माँ ने कहा, चल बेटी, कुछ खा ले, सुबह से तूने कुछ नहीं खाया है। मैंने तेरी पसंद की दाल भात और आलू की भुजिया बनाई है। चंपा बोली, वाह माँ, फिर तो मजा आ गया, जल्दी से परोस दो, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। दोनों ने हंसी खुशी खाना खाया। थोड़ी देर बाद ट्यूशन का समय हो गया और बच्चे भी आने लगे। सभी बच्चों ने भी चंपा को बधाई दी। पूरे मोहल्ले में यह खबर फैल गई कि चंपा ने सेंटर में टॉप किया है। इसका फायदा यह हुआ कि अब और भी बच्चे ट्यूशन के लिए आने लगे। चंपा की मेहनत रंग लाई थी और अब उसका भविष्य उज्जवल दिखने लगा था। धीरे धीरे चंपा की मेहनत रंग लाने लगी थी। उसके पढ़ाने के तरीके से खुश होकर कुछ और माता पिता ने अपने बच्चों की परीक्षा की तैयारी करवाने के लिए चंपा से गुजारिश की। चंपा ने भी इस जिम्मेदारी को स्वीकार कर लिया, लेकिन अब उसकी जिम्मेदारियां और भी बढ़ गई थी। एक ओर उसे अपनी पढ़ाई करनी थी और दूसरी ओर इन बच्चों की भी तैयारी करवानी थी। पैसे अच्छे मिल रहे थे, मगर बोझ भी लगातार बढ़ता जा रहा था। चंपा की माँ, जो पहले से ही चंपा के लिए हर त्याग कर चुकी थी, अब घर के सारे कामकाज खुद ही संभाल रही थी।
चंपा के लिए माँ कोई काम नहीं करने देती थी, यहाँ तक कि अपनी बिगड़ती तबीयत का जिक्र भी उससे छुपाती रहती थी। माँ के दिल में एक ही सपना था कि उसकी बेटी पढ़ लिख कर बड़ी अफसर बने और उनकी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाए। लेकिन तकदीर का खेल किसी के हाथ में नहीं होता। साल कब गुजर गया पता ही नहीं चला। 12वीं के इम्तिहान करीब आ गए। अब तो चंपा को खाने पीने की भी सुध नहीं रही थी। दिन रात वह अपनी किताबों में डूबी रहती। बस एक ही जुनून था, इम्तिहान में अच्छे से अच्छे नंबर लाने का। इस चक्कर में उसे अपनी माँ की ओर ध्यान देने का भी वक्त नहीं मिला। माँ अब पहले से भी ज्यादा कमजोर और थकी हुई नजर आने लगी थी। लेकिन चंपा को तो बस अपने पेपर की ही चिंता थी। पेपर खत्म हुए और चंपा को लगा कि उसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। सारे सवाल उसे आसान लगे थे और उसने पूरी मेहनत से जवाब लिखे थे। पेपर खत्म होते ही उसकी नजर एक दिन माँ की तरफ गई। उसने देखा माँ बहुत कमजोर लग रही थी। चंपा ने पूछा, माँ तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम बहुत थकी थकी लग रही हो। माँ ने अपनी कमजोर आवाज में जवाब दिया, नहीं बिटिया, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन चंपा को माँ की बातों पर यकीन नहीं हुआ। उसे लगने लगा था कि माँ कुछ छिपा रही है। उसने फिर से पूछा, माँ सच सच बताओ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैंने पेपर की वजह से तुम पर ध्यान नहीं दिया। माँ ने फिर वही जवाब दिया, नहीं बिटिया, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ठीक हूँ। लेकिन कुछ दिनों बाद अचानक माँ के पेट में भयंकर दर्द उठने लगा। उस दर्द से माँ बुरी तरह तड़प उठी। चंपा ने घबराते हुए कहा, माँ ये कब से हो रहा है? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? माँ ने अपनी तकलीफ को छुपाते हुए कहा, अरे ऐसा कुछ नहीं है, कभी कभी थोड़ा बहुत दर्द हो जाता है, आज ही कुछ ज्यादा हुआ है। चंपा ने माँ की बातों को अनदेखा करते हुए कहा, माँ अब चिंता मत करो, मैं तुम्हें दवाई दिला लाती हूँ, सब ठीक हो जाएगा। वह पड़ोस के डॉक्टर से दवा ले आई और कुछ दिनों तक सचमुच माँ की तबीयत ठीक लगी। इस बीच चंपा ने भी 12वीं के बाद क्या करना है इसकी योजना बनानी शुरू कर दी थी। रिजल्ट अभी आया नहीं था, लेकिन उसने कई जगहों पर फॉर्म भरने शुरू कर दिए थे। ट्यूशन भी जारी था, पर अब माँ का दर्द लगातार बढ़ता जा रहा था। माँ की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और नीम हकीम की दवाइयाँ कोई फायदा नहीं कर रही थी। आखिरकार जब एक दिन चंपा ने माँ को दर्द से कराते हुए देखा तो उसने सारे काम छोड़कर माँ के इलाज की ठानी। उसकी माँ के बिना इस दुनिया में उसका कौन था? चंपा ने सोचा, अब किसी अच्छे डॉक्टर से माँ का इलाज करवाना ही सही रहेगा। माँ ने बहुत मना किया, लेकिन चंपा उसे एक अच्छे फिजिशियन के पास लेकर गई। डॉक्टर ने माँ की हालत देखकर कहा, इस दर्द के लक्षण देखकर तो मुझे लगता है कि अल्ट्रासाउंड कराना जरूरी है, तभी सही कारण का पता चल पाएगा। अल्ट्रासाउंड का खर्च कोई 2000 रुपए होगा और मेरी फीस 1000 रुपए है। चंपा ने तुरंत कहा, ठीक है डॉक्टर साहब, मैं कल माँ को लेकर आऊंगी। माँ के चेहरे पर पैसे की चिंता साफ छलक रही थी, लेकिन इस बार चंपा ने ठान लिया था कि वह अपनी माँ की जान बचाने के लिए कुछ भी करेगी। चंपा, ये बड़े डॉक्टर तो जैसे लूटने के लिए ही बैठे हैं, हम कहीं और इलाज करा लेंगे, माँ ने कहा। लेकिन चंपा ने माँ की बात को नजरअंदाज करते हुए दृढ़ता से कहा, माँ तुम्हारी सेहत से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है, अब जो डॉक्टर साहब कहेंगे वही करेंगे। चंपा समझदार थी, उसने माँ की बीमारी की गंभीरता को महसूस कर लिया था। वो जानती थी कि माँ कितना भी मना कर ले, लेकिन अल्ट्रासाउंड कराना जरूरी था। उसे चिंता थी कि कहीं माँ को कोई गंभीर बीमारी ना हो। डॉक्टर की चिंता भरी आंखों ने उसकी बेचैनी और बढ़ा दी थी। रात भर भगवान से प्रार्थना करते हुए वह बस यही चाह रही थी कि सब कुछ ठीक हो जाए। दूसरी ओर उसकी माँ पैसों की चिंता में डूबी हुई थी। उसकी मेहनत से कमाई गई रकम डॉक्टर की फीस और टेस्ट पर खर्च हो जाएगी, यही सोच सोचकर माँ की रात आंखों में ही कट गई। सुबह जब दोनों की आंखें सूजी हुई थी, चंपा ने कहा, माँ तुमने रात भर ठीक से सोया नहीं है ना? माँ ने थकी हुई आवाज में कहा, बिटिया मुझे पैसों की फिक्र हो रही थी। इतनी मेहनत से जो पैसे जमा होते हैं वो डॉक्टर साहब एक पल में ही ले लेंगे। चंपा ने माँ को सांत्वना देते हुए कहा, माँ पैसों की चिंता छोड़ो, हमें पहले ये तो पता चले कि तुम्हारे पेट में दर्द क्यों हो रहा है, तभी सही इलाज हो सकेगा। दोनों तैयार होकर डॉक्टर के क्लिनिक पहुंची।
डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड की तैयारी शुरू कर दी थी। चंपा घबराई हुई माँ को दिलासा देती रही, माँ सब कुछ ठीक होगा, बस कुछ ही देर की बात है। डॉक्टर माँ को अंदर ले गए और चंपा रिसेप्शन पर बैठकर इंतजार करने लगी। उसके मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे, न जाने कौन सी बीमारी है माँ को। अचानक एक नर्स आई और बोली, मैडम डॉक्टर साहब ने आपको बुलाया है। घबराई हुई चंपा नर्स के साथ डॉक्टर के केबिन में चली गई। डॉक्टर ने उसे बैठने का इशारा किया। चंपा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने डरते हुए पूछा, डॉक्टर साहब आपको माँ के पेट में दर्द की वजह तो पता चल गई होगी? डॉक्टर ने गंभीरता से कहा, बेटी घबराओ मत, ध्यान से सुनो। तुम्हारी माँ के पेट में दर्द उनकी उम्र के कारण हो रहा है। हम इसे ऑपरेशन के जरिए ठीक कर सकते हैं, लेकिन पहले हमें इसका एक सैंपल लेकर जांच के लिए भेजना होगा। उससे ही पता चलेगा कि किस प्रकार का ट्यूमर है। चंपा ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहा, जैसा आप ठीक समझे डॉक्टर साहब। डॉक्टर ने कहा, 2 दिन बाद अपनी माँ को जांच के लिए ले आना, तब तक इन्हें दवाइयां समय पर देती रहना। जैसे ही चंपा बाहर जाने लगी, उसे याद आया कि इस सब का खर्च कितना होगा। उसने हिम्मत करके डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब इसका खर्च कितना आएगा? डॉक्टर ने जवाब दिया, अभी तो 20,000 रुपए लगेंगे। चंपा ने बुझे मन से सिर हिलाया और बाहर निकल आई। बाहर माँ बैठी उसका इंतजार कर रही थी। माँ ने उसे देखकर कहा, मैंने कहा था ना मुझे कोई बीमारी नहीं है, अब हम यहाँ नहीं आएंगे। विचारों में डूबी चंपा चुपचाप खड़ी रही। माँ ने उसका चेहरा देखा और पूछा, बेटी डॉक्टर ने कुछ कहा क्या? चंपा ने अनमने से स्वर में कहा, नहीं माँ कुछ खास नहीं। जब वो घर पहुंची तो ट्यूशन के बच्चे पहले से ही इंतजार कर रहे थे, लेकिन उस दिन चंपा का पढ़ाने का बिल्कुल मन नहीं था। उसने माँ को चाय दी और खुद एक किताब लेकर बैठ गई, लेकिन मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था। उसके दिमाग में बस 20,000 रुपए की चिंता घूम रही थी। बैंक में बस इतने ही पैसे बचे थे, आगे क्या होगा उस समझ नहीं पा रही थी। अगले 2 दिन तक उसने माँ को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए मना लिया। ऑपरेशन करीब 2 घंटे तक चला। माँ पर अभी भी एनेस्थीसिया का असर था। वो गहरी नींद में बेसुध थी। इतने में चंपा डॉक्टर से आगे के ट्यूमर के ऑपरेशन का खर्च पूछने लगी। जो डॉक्टर ने बताया उसे सुनते ही चंपा के होश उड़ गए। डॉक्टर ने बताया कि प्राइवेट हॉस्पिटल में ऑपरेशन का खर्च 3 से 4 लाख रुपए होगा। अगर तुम सरकारी अस्पताल में जाओगी तो भी 1 से 1.25 लाख रुपए का खर्चा आएगा। माँ की होश में आने पर चंपा उसे सहारा देकर घर ले आई। माँ को बिस्तर पर लिटाते हुए उसके मन में एक ही सवाल था, पैसे कहाँ से आएंगे? डॉक्टर ने रिपोर्ट के आने में 15 दिन का वक्त बताया था और तब तक उसे पैसों का इंतजाम करना था। चंपा सोच रही थी, इतने पैसों का इंतजाम कैसे करूंगी? कितनी ट्यूशन भी पढ़ा लूं, उससे 30-40 हजार रुपए से ज्यादा कहां से जुटेंगे? एडवांस मांगो तो क्या इतना मिलेगा? इसी सोच विचार में 1 हफ्ता बीत गया। उसकी पढ़ाई की तैयारी पीछे छूट गई थी और माँ की हालत देखकर चंपा का दिल भी टूट रहा था। माँ उसे परेशान देखकर कुछ कहती तो नहीं थी, पर अंदर से उसका कलेजा कांपता था। फिर एक दिन डॉक्टर का फोन आया। उन्होंने कहा, तुरंत क्लिनिक पर आओ, तुम्हारी माँ की रिपोर्ट आ गई है। चंपा परेशान हो गई। भागते भागते डॉक्टर के पास पहुंची। जब वह डॉक्टर के केबिन में दाखिल हुई तो उसकी सांसें तेज चल रही थी। डॉक्टर ने उसे बैठने का इशारा किया और पानी मंगवाया। चंपा ने हड़बड़ी में पूछा, डॉक्टर साहब क्या हुआ? इतनी जल्दी बुलाने का क्या कारण है? रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ी तो नहीं है? डॉक्टर ने उसे धैर्य से पानी पीने को कहा। बेटी पहले पानी पी लो, फिर बात करते हैं। चंपा ने गिलास उठाया और एक ही सांस में सारा पानी पी लिया। फिर उसने डॉक्टर को घबराई नजरों से देखा। डॉक्टर ने कहना शुरू किया, बेटी ऊपर वाला अगर मुसीबत देता है तो उसे सहने की ताकत भी देता है। तुम्हारी माँ की रिपोर्ट अच्छी नहीं आई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इलाज नहीं हो सकता। तुम्हारी माँ के पेट में कैंसर का ट्यूमर है और वो अब दूसरे स्टेज पर पहुंच चुका है। ये सुनते ही चंपा की आंखों से आंसू निकल आए, मगर उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। डॉक्टर ने उसे दिलासा दिया, बेटी घबराने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें हिम्मत रखनी होगी, तभी माँ को संभाल पाओगी। मैंने सरकारी अस्पताल के कैंसर विभाग से बात कर ली है। तुम्हें माँ को वहां भर्ती कराना होगा। पैसों का इंतजाम करना मुश्किल होगा,
पर मैं भी मदद करूंगा। भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। चंपा बस सिर हिला पाई। उसके शब्द जैसे गले में अटक गए थे। पहले ऑपरेशन के खर्चे से परेशान थी और अब ये कैंसर की खबर। कैंसर का नाम सुनते ही अच्छी अच्छों की रूह कांप जाती है। डॉक्टर ने कहा, अभी कुछ और जांचें होंगी, तब तक तुम पैसों का इंतजाम कर लो। चंपा ने बहुत ही धीरे से कहा, जी डॉक्टर साहब, और वह वहां से उठकर घर की ओर चल दी। उसके कदम अब भारी हो चुके थे, मानो वह खुद को घसीटते हुए आगे बढ़ रही हो। चंपा ने सड़क के किनारे से हाथ हिलाकर 3 व्हीलर रुकवाया और उसमें चुपचाप बैठ गई। जब वो घर पहुंची तो उसकी माँ दरवाजे पर उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। माँ ने तुरंत पूछा, चंपा बेटा, डॉक्टर ने क्या बताया? चंपा ने नजरें चुराते हुए कहा, माँ, कल अस्पताल चलना है, तुम तैयार रहना। माँ ने फिर से जोर देकर पूछा, अरे चंपा, मैं पूछ रही हूँ कि रिपोर्ट में क्या निकला? चंपा ने एक गहरी सांस ली। उसकी निगाहें नीचे झुक गई। वह जानती थी कि अगर उसने माँ को कैंसर की बात बता दी तो माँ बहुत परेशान हो जाएगी। इसलिए उसने उस सच को अपने दिल में ही दफन कर दिया। उसकी जिंदगी पहले से ही उलझनों से भरी थी और अब माँ की बीमारी ने उसे और भी परेशान कर दिया था। किसी तरह से वो ट्यूशन पढ़ाकर अपने घर का खर्च चला रही थी, क्योंकि यही उसकी आमदनी का इकलौता जरिया था। रात भर वो बिस्तर पर करवटें बदलती रही। माँ के इलाज के साथ साथ बच्चों को कैसे पढ़ाएगी, यही सोच सोचकर उसकी रात कट गई। सुबह होते ही वो उठकर तैयार हो गई। उसने बच्चों के माता पिता को फोन कर दिया कि आज ट्यूशन नहीं होगी। दूसरी तरफ माँ सुबह जल्दी उठकर भजन पूजन करके तैयार हो चुकी थी। उन्होंने नाश्ता भी बना दिया था। दोनों माँ बेटी खाने के बाद अस्पताल के लिए निकल पड़ी। रास्ते में चंपा ने माँ को कहा, माँ, 2 जोड़ी कपड़े भी रख लेना। 3 व्हीलर जब अस्पताल के अंदर पहुंचा तो चंपा के मन में एक अजीब सा डर बैठ गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। माँ को लेकर वो कैंसर विभाग में पहुंची, जहां पहले ही डॉक्टर ने रिपोर्ट कंप्यूटर पर भेज दी थी। डॉक्टर ने रिपोर्ट ध्यान से देखी और माँ को भर्ती कर लिया। डॉक्टर ने कहा, आप बाहर बैठिए, इलाज जल्दी ही शुरू हो जाएगा। चंपा बाहर आकर रिसेप्शन पर बैठ गई। उसके मन में भगवान से बस यही प्रार्थना थी, हे भगवान, पिता को तो पहले ही ले लिया, अब माँ को बचा लेना। इतना सोचते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वैसे अस्पतालों में रोते बिलखते लोग अक्सर होते हैं तो कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन वहां एक युवक खड़ा था जिसने चंपा को गौर से देखा। चंपा को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कोई उसकी तकलीफ को देख रहा है। कुछ देर बाद उस युवक ने पास आकर कहा, माफ कीजिए, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? चंपा ने सिर हिलाते हुए उसे जगह दे दी। कुछ देर की चुप्पी के बाद युवक ने हल्के से पूछा, आप ठीक है? कोई परेशानी है? चंपा ने उसे घूर कर देखा तो वो थोड़ा घबरा गया, लेकिन फिर मुस्कुराते हुए बोला, हॉस्पिटल का माहौल ही ऐसा होता है जहां हर किसी को परेशानी होती है। चंपा ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन युवक की हिम्मत बढ़ गई। उसने अपनी बात जारी रखी, आप देखिए, मैं भी कितनी बड़ी मुसीबत में हूँ, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। चंपा ने उसकी तरफ देखा, जैसे उसकी परेशानी जानने की कोशिश कर रही हो, लेकिन कुछ बोली नहीं। युवक समझ गया और बोला, यहाँ मेरी दादी भर्ती है, जिनको कल बहुत बड़ा हार्ट अटैक आया था। चंपा के मुंह से निकला, अब वो कैसी है? युवक ने राहत की सांस लेते हुए कहा, अभी उनकी हालत स्थिर है, पर असल समस्या ये है कि मुझे बहुत जरूरी काम से अमेरिका जाना था, पर दादी के बिना कैसे जा सकता हूँ? चंपा ने थोड़ी हैरानी से कहा, दादी से भी जरूरी काम क्या हो सकता है? युवक ने गंभीरता से जवाब दिया, कुछ भी नहीं, दादी से ज्यादा जरूरी तो कुछ भी नहीं। फिर उसने चंपा से पूछा, यहाँ आपका कौन एडमिट है? चंपा अब तक उससे थोड़ी सहज हो चुकी थी। उसने धीरे से कहा, यहाँ मेरी माँ है, उन्हें कैंसर है, दूसरी स्टेज पर है। युवक ने अफसोस जताते हुए कहा, मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन आपको हिम्मत रखनी होगी, सब ठीक हो जाएगा। चंपा ने सिर हिलाकर उसका धन्यवाद किया। थोड़ी देर बाद युवक उठकर चला गया। चंपा ने देखा कि कुछ समय बाद वो युवक 2 कप चाय लेकर लौट आया। चंपा की जरूरत के वक्त एक हाथ मदद के लिए आगे बढ़ा, लेकिन वह फॉर्मेलिटी में मुस्कुराते हुए बोली, नो थैंक्स। लड़के ने कहा, कोई बात नहीं, पी लो, फिर कभी तुम पिला देना, हिसाब बराबर हो जाएगा।
उदासी के बावजूद चंपा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने थैंक्स कहकर चाय का प्याला थाम लिया। उसी वक्त एक नर्स ने आकर चंपा को ढूंढा और डॉक्टर के पास बुलाया। चाय खत्म करके चंपा इंतजार करने लगी कि डॉक्टर उसे बुलाकर कुछ बताएंगे। कुछ देर बाद वार्ड बॉय आया और बोला, मैडम, डॉक्टर साहब ने आपको बुलाया है। चंपा भारी कदमों से डॉक्टर के केबिन में दाखिल हुई। डॉक्टर ने बैठने का इशारा किया और फिर धीरे धीरे सारी बीमारी की गंभीरता को समझाया। उन्होंने कहा, बेटिया, आपकी माँ को अस्पताल में भर्ती कर लिया गया है। अब उनकी देखभाल हमारी जिम्मेदारी है। इलाज लंबा चलेगा और उसके बाद ऑपरेशन भी होगा। खर्चे के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था। प्राइवेट अस्पताल की तुलना में यहाँ खर्चा काफी कम होगा। चंपा ने डॉक्टर से पूछा, कितना खर्च आएगा डॉक्टर साहब? डॉक्टर ने बताया, लगभग 2 लाख रुपए। चंपा ने धीरे से कहा, डॉक्टर साहब, क्या मैं माँ से एक बार मिल सकती हूँ? डॉक्टर ने हामी भरते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, जाओ मिल लो। चंपा वार्ड में माँ से मिलने पहुंची। माँ पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। माँ ने बिलखते हुए कहा, चंपा, मैं यहाँ तेरे बिना नहीं रह पाऊंगी। चंपा ने अपने आंसू रोककर माँ के गले लगते हुए कहा, माँ, बस कुछ ही दिनों की बात है। ऑपरेशन के बाद तुम घर लौट आओगी। मैं रोज तुम्हारे पास आऊंगी और ट्यूशन भी पढ़ा लूंगी। सब हो जाएगा माँ। माँ के सामने जो आंसू चंपा ने रोके थे वे बाहर निकलते ही छलक पड़े। वह भारी कदमों से हॉस्पिटल से बाहर आई और घर की ओर चल दी। दिल में लगातार माँ की चिंता थी। उसे बार बार यही ख्याल आ रहा था कि क्या हॉस्पिटल में माँ की ठीक से देखभाल हो रही होगी। उस दिन चंपा का कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा था, खाना भी नहीं खाया। तभी पड़ोस की भाभी, जिनका बेटा चंपा से पढ़ाई करता था, आई और उसकी माँ का हालचाल पूछने लगी। उन्होंने जब देखा कि चंपा ने खाना नहीं खाया है तो अपने साथ लाया हुआ टिफिन निकालकर उसे खाने को कहा। चंपा ने मना किया, मगर भाभी ने उसे समझाते हुए कहा, अगर तुम नहीं खाओगी तो माँ की देखभाल कैसे करोगी? पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आते हैं। कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बताने से झिझकना मत। फिर भाभी चली गई और थोड़ी देर में ट्यूशन के बच्चे आ गए। चंपा उन्हें पढ़ाने में लग गई। समय धीरे धीरे बीतने लगा, लेकिन हॉस्पिटल का मिलने का समय खत्म हो चुका था। चंपा माँ से मिलने की सोच रही थी, मगर अब कोई फायदा नहीं था। उसे अगले दिन ही जाना होगा। रात भर उसके मन में यही उधेड़बुन चलती रही। इतना पैसा कहाँ से आएगा? सुबह होते ही चंपा जल्दी जल्दी उठी, नाश्ता बनाया और माँ के लिए सब कुछ तैयार करके रख दिया। फिर वह फटाफट हॉस्पिटल की ओर निकल पड़ी। जब हॉस्पिटल पहुंची तो रिसेप्शन पर उसे रोक दिया गया। गार्ड ने कहा, मैडम, अभी मिलने का समय नहीं हुआ है। चंपा ने घड़ी देखी, अभी 8 ही बजे थे। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तो वक्त का ध्यान ही नहीं रहा। वह फिर से उसी बेंच पर जाकर बैठ गई जहां वह पहले बैठी थी। उसके मन में सवाल उठने लगे, 1 घंटा कैसे कटेगा? अभी बस 15 मिनट ही बीते थे। तभी कल वाला लड़का सामने से आता दिखाई दिया। उसने चंपा से कहा, मेरा नाम श्रीकांत है और मैं यूएसए में एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूँ। आपका नाम क्या है? चंपा को उससे बात करके अच्छा लगा और समय भी अच्छे से कट गया। उसने कहा, मेरा नाम चंपा है। मैं 12th क्लास की स्टूडेंट हूँ, अभी अभी एग्जाम दिए हैं। श्रीकांत ने पूछा, आपके घर में कौन कौन है? चंपा ने कहा, मैं और मेरी माँ। पिताजी मेरे जन्म के कुछ दिन बाद ही एक एक्सीडेंट में चल बसे थे। श्रीकांत ने कहा, ये तो बहुत बड़ी त्रासदी हुई। आप अकेले होकर भी इतनी मुश्किलों का सामना कर रही हैं, ये सच में सराहनीय है। चंपा ने धीरे से कहा, जी, जब मुसीबत आती है तो हिम्मत करनी ही पड़ती है। वैसे आपके परिवार में कौन कौन है? श्रीकांत ने कहा, मेरी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। जब मैं 9वीं में था तो एक एक्सीडेंट में मेरे माँ बाप गुजर गए थे। मेरे दादा दादी ने मुझे पाला पोसा और पढ़ाया। अब मैं अच्छी पोस्ट पर काम कर रहा हूँ। चंपा ने पूछा, अब आपके दादा दादी कैसे हैं? श्रीकांत ने दुखी होकर बताया, अभी 1 महीने पहले ही दादाजी का स्वर्गवास हुआ है। उसी सिलसिले में इंडिया आया हूँ। अब दादी अकेली रह गई है। वे चाहती हैं कि मैं जल्दी शादी कर लूं ताकि दुल्हन का चेहरा देख सके, मगर मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। मैंने एक आया को हायर कर लिया है जो दादी की देखभाल कर रही है। श्रीकांत की बात सुनते हुए चंपा को भी अपनी माँ की चिंता और गहरी लगने लगी।
चंपा ने कहा, शायद तुम्हारे बाहर जाने से ही दादी को अकेलापन महसूस हुआ और इसीलिए उन्हें हार्ट अटैक आया। बातें करते करते मिलने का वक्त हो गया और दोनों अपने अपने मरीज से मिलने चले गए। जब चंपा माँ के पास पहुंची तो माँ ने उसे गले लगा लिया। चंपा ने हल्के स्वर में पूछा, माँ, कोई दिक्कत तो नहीं हुई? माँ मुस्कुराते हुए बोली, नहीं बेटा, यहाँ सब ठीक है। नर्स समय पर दवाई और खाना पीना देती है, बहुत ध्यान रखती है। डॉक्टर भी समय समय पर चक्कर लगाते रहते हैं। माँ की बातों से चंपा को थोड़ी राहत मिली। उसने अपने साथ लाया हुआ नाश्ता निकाला, लेकिन नर्स ने मना कर दिया। यहाँ पेशेंट को उनकी बीमारी के हिसाब से खाना दिया जाता है, घर का खाना अलाउड नहीं है। चंपा ने नाश्ता वापस रख दिया और माँ से बातें करने लगी। माँ ने उसे बताया, यहाँ बगल वाले बेड पर नीना नाम की महिला है, कल उससे काफी बात हुई। उसका स्वभाव बहुत अच्छा है, लेकिन सामने वाली महिला तो बड़ी नकछड़ी है। चंपा हंस पड़ी और बोली, माँ, यहाँ भी मोहल्ले वाली बातें शुरू कर दी? माँ हंसते हुए बोली, क्या करूं बेटा, बातें करते करते समय कट जाता है, नहीं तो तेरी और घर की चिंता लगी रहती है। चंपा ने माँ को तसल्ली देते हुए कहा, माँ, मेरी चिंता मत करो। कल पड़ोस वाली भाभी मेरे लिए खाना लेकर आई थी, कहकर गई है कि अकेला मत समझियो खुद को, आधी रात को भी जरूरत हो तो बुलाना, हम आ जाएंगे। माँ ने सुकून से कहा, अरे वो भाभी बहुत भली है। इतने में गार्ड आ गया और कहने लगा, मिलने का वक्त खत्म हो गया है, अब आपको जाना होगा। चंपा ने उठते हुए माँ से कहा, माँ, कल फिर इसी वक्त आऊंगी। बाहर आते ही उसने देखा कि श्रीकांत उसका इंतजार कर रहा था। उसने चंपा को देखते ही पूछा, चंपा, अब माँ कैसी है? चंपा ने मुस्कुराते हुए कहा, आज माँ काफी रिलैक्स है। और आपकी दादी कैसी है? श्रीकांत ने जवाब दिया, दादी अब डॉक्टरों की निगरानी में है, पहले से काफी ठीक है। फिर श्रीकांत ने कहा, चलो कहीं चलकर कॉफी पीते हैं, भूख भी लग रही है। सुबह बिना कुछ खाए निकला था। चंपा ने कहा, मुझे दोपहर 2 बजे तक घर पहुंचना जरूरी है। श्रीकांत ने हैरान होकर पूछा, ऐसा क्या काम है जो 2 बजे तक घर पहुंचना जरूरी है? चंपा ने समझाते हुए कहा, मेरे पास ट्यूशन के बच्चे पढ़ने आते हैं, उसी से मेरी रोजी रोटी चलती है। श्रीकांत ने उत्सुकता से पूछा, अच्छा, कितनी कमाई हो जाती है ट्यूशन से? चंपा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मेरी पढ़ाई और खाने पीने का खर्चा निकल आता है, लेकिन माँ की बीमारी का खर्चा बहुत ज्यादा है। श्रीकांत ने गंभीर होकर पूछा, कितना खर्च आएगा? चंपा ने चिंता भरे स्वर में कहा, करीब 2 लाख रुपए। कुछ पैसों का इंतजाम मैंने बच्चों के पेरेंट्स से एडवांस लेकर कर लिया, लेकिन आगे का सोचना है। बातें करते करते दोनों एक कॉफी हाउस में पहुंचे। कार पार्क करके पहले से बुक की गई टेबल पर जाकर बैठ गए। श्रीकांत ने कुर्सी सरकाई और बैठते हुए पूछा, चंपा, तुम क्या लोगी? चंपा ने हंसते हुए कहा, पहले ये आप कहना बंद कीजिए, मैं आपसे बहुत छोटी हूँ। श्रीकांत ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा बाबा, अब से तुम ही कहूंगा। फिर श्रीकांत ने वेटर को बुलाया और 2 कॉफी और 2 डोसे का ऑर्डर दे दिया। बातों का सिलसिला फिर से शुरू हो गया। चंपा ने पूछा, दादी से आपकी बात हुई? श्रीकांत ने कहा, हाँ, लेकिन बहुत कम समय के लिए। डॉक्टर ने ज्यादा बात करने से मना किया है। चंपा सोचते हुए बोली, जब मैंने अपनी माँ को अस्पताल में एडमिट कराया था, तब भी मेरा मन घर में बिल्कुल नहीं लगता था। अब भी नहीं लग रहा, पर आज माँ से मिलकर मन को तसल्ली मिली है। श्रीकांत ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, सच कह रही हो चंपा, तुम खुश हो तो हम भी खुश रहते हैं। इतने में ही वेटर ने खाना लाकर टेबल पर रख दिया और दोनों चुप हो गए। खाना खत्म होते ही दोनों ने कॉफी ऑर्डर की। अब वक्त हो चुका था कि चंपा घर लौटे। उसने कहा, श्रीकांत जी, अब मुझे चलना चाहिए। डिनर और कॉफी के लिए धन्यवाद। श्रीकांत मुस्कुराते हुए बोला, पहले तो ये जी हटाओ, ऐसा लगता है जैसे तुमने मुझे बूढ़ा बना दिया हो। फिर हंसते हुए बोला, थैंक यू का भी कोई चक्कर नहीं, हम रोज ही मिलने वाले हैं। जब मौका मिले तुम किसी दिन मुझे खिला देना। चंपा मुस्कुरा दी। श्रीकांत ने कहा, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। चंपा ने तुरंत मना कर दिया, नहीं श्रीकांत जी, मैं रिक्शे से चली जाऊंगी। आप छोड़ने आओगे तो मोहल्ले में बातें बनेंगी और माँ भी घर पर नहीं है। श्रीकांत ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो। चंपा ने रिक्शा लिया और घर चली गई।
उसे अब श्रीकांत का साथ अच्छा लगने लगा था। घर पहुंचते ही कुछ देर बाद ट्यूशन के बच्चे आ गए और वह अपने काम में व्यस्त हो गई। रात को खाना खाकर जब बिस्तर पर लेटी तो श्रीकांत की बातें याद आने लगी और मुस्कुराहट उसके चेहरे पर तैर गई। दूसरी ओर श्रीकांत भी घर पहुंचा, लेकिन उसके मन में कुछ उधेड़बुन चल रही थी। कोई योजना तेजी से उसके दिमाग में घूम रही थी। पूरी रात उसकी करवटें बदलने में बीत गई। सुबह जल्दी उठकर उसने नहाया धोया और जल्दी से तैयार होकर अस्पताल पहुंच गया। वह बेचैनी से चंपा का इंतजार करने लगा। इस बार चंपा ने आराम से उठकर नाश्ता बनाया और गुनगुनाते हुए घर के सारे काम निपटा दिए। उसे मन में शांति महसूस हो रही थी। अब उसे कोई ऐसा मिल गया था जिससे वह अपना सुख दुख बांट सकती थी। जब चंपा अस्पताल पहुंची तब 9 बज चुके थे। मिलने का समय शुरू हो चुका था तो वह सीधी माँ के पास चली गई। उधर श्रीकांत भी दादी से मिलने वार्ड में पहुंचा। आज दादी की तबीयत ठीक थी और वह बात करने के मूड में थी। श्रीकांत को देखते ही बोली, बेटा तू शादी कर ले। मैं तेरी दुल्हन का चेहरा देखकर ही मरना चाहती हूँ। अब जिंदगी का भरोसा नहीं, कब भगवान का बुलावा आ जाए। डॉक्टरों ने भी यही कहा था कि अगर उन्हें फिर से दिल का दौरा पड़ा तो बचना मुश्किल होगा। श्रीकांत ने दादी से वादा किया, जब हम घर वापस चलेंगे तब मैं आपको आपकी होने वाली बहू से मिलवाऊंगा। दादी यह सुनकर खुश हो गई और हंसते हुए बोली, श्रीकांत तू तो बस मजाक करने से बाज नहीं आता, अब बस मेरी शादी देखकर ही मरेगी। उधर चंपा जब अपनी माँ के रूम में पहुंची तो माँ की आंखें बंद थी। उसने नर्स से फुसफुसाते हुए पूछा, मेरी माँ की तबीयत ठीक है, वो सो रही हैं क्या? नर्स ने बताया, नहीं, कल रात उन्हें बहुत दर्द हुआ था। आज उनकी तबीयत ठीक नहीं है, दवाई दी है इसलिए आराम कर रही है। चंपा की आवाज सुनते ही माँ ने अपनी आंखें खोल दी और चंपा को देखते ही वह उसकी ओर खींच गई। चंपा ने भी उन्हें कसकर गले लगा लिया। तभी नर्स ने हल्की आवाज में कहा, मरीज से थोड़ा दूर रहिए। चंपा पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गई और माँ से पूछने लगी, माँ अब कैसी तबीयत है? माँ ने धीरे से सिर हिला दिया, जैसे बोलने में उन्हें तकलीफ हो रही हो। चंपा आज जितनी शांत दिख रही थी उतनी ही अंदर से परेशान थी। वह माँ का सिर सहलाती रही, लेकिन माँ चुपचाप आंखें बंद किए लेती रही। चंपा को माँ की तकलीफ का एहसास हो रहा था और उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। मिलने का समय खत्म होते ही चंपा डॉक्टर से मिलने उनके केबिन में चली गई। डॉक्टर ने गंभीरता से कहा, चंपा तुम्हारी माँ की हालत ठीक नहीं है, हो सकता है ऑपरेशन जल्दी करना पड़े। इसके लिए तुम्हें पैसे का इंतजाम करना होगा, साथ ही उनके ब्लड ग्रुप का ब्लड भी अस्पताल में जमा कराना होगा। चंपा ने गहरी सांस ली और कहा, जी मैं सब संभाल लूंगी। बाहर आकर वह श्रीकांत से मिली जो बाहर इंतजार कर रहा था। श्रीकांत ने उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर पूछा, क्या हुआ चंपा, माँ ठीक तो है ना? इतना सुनते ही चंपा श्रीकांत के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी, जैसे उसके भीतर जमा हुआ दुख का सैलाब बह निकला हो। श्रीकांत ने उसे ढांढस बंधाते हुए कहा, सब ठीक हो जाएगा, हिम्मत मत हारो, तुम तो बहुत मजबूत हो चंपा। चंपा ने अपने आंसू पोंछे और हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, चलो कॉफी पीते हैं, और हाँ आज का बिल तुम दोगे। सुबकते हुए भी उसके चेहरे पर मुस्कान लौट आई। दोनों पास के रेस्टोरेंट में चले गए। कॉफी का ऑर्डर देने के बाद श्रीकांत ने गंभीरता से पूछा, डॉक्टर ने क्या कहा? चंपा ने गहरी सांस लेकर कहा, उन्होंने कहा कि माँ का ऑपरेशन जल्दी करना पड़ सकता है, उनकी हालत ठीक नहीं है और पैसों के साथ साथ ब्लड भी जमा कराना होगा। उनका ब्लड ग्रुप बहुत दुर्लभ है, इसलिए जल्द से जल्द ब्लड का इंतजाम करना होगा। श्रीकांत ने आश्वासन देते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, हम सब मिलकर इसका हल निकालेंगे। श्रीकांत ने कहा, चंपा तुम ब्लड का इंतजाम कैसे करोगी? ब्लड तो कभी कभी रिश्तेदारों से मिल जाता है, क्या तुम्हारे कोई रिश्तेदार हैं जो मदद कर सके? चंपा ने सिर हिलाते हुए उदास स्वर में कहा, पापा के गुजरने के बाद कोई भी नहीं आया हमारे पास, माँ अकेली ही संभालती रही सब कुछ। श्रीकांत कुछ सोचते हुए बोला, मेरे दिमाग में एक विचार है, अगर चाहो तो हम दोनों एक दूसरे की परेशानी का हल निकाल सकते हैं। चंपा ने चौंकते हुए पूछा, कैसे? हमारी दोनों की समस्या कैसे हल हो सकती है? ऐसा क्या अनोखा आइडिया है तुम्हारे दिमाग में?
श्रीकांत थोड़ा संकोच करते हुए बोला, देखो चंपा, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुम्हें ठीक न लगे तो गुस्सा मत करना, ये बस एक सुझाव है। मैं तुम पर कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ। अगर तुम्हें सही लगे तो ही सोचना, वरना हम दोस्त हैं और दोस्त ही रहेंगे। चंपा ने उत्सुकता से कहा, ठीक है, पहले अपना आइडिया बताओ। श्रीकांत ने एक गहरी सांस ली और कहा, तुम्हारी माँ का ऑपरेशन होना है, इसके लिए तुम्हें पैसों की जरूरत है। ब्लड भी ब्लड बैंक से खरीदा जा सकता है। दूसरी तरफ मेरी दादी अपने पोते की शादी देखना चाहती है। डॉक्टर ने बताया है कि अगर उन्हें फिर से हार्ट अटैक हुआ तो वो शायद न बचे। चंपा ने बीच में टोकते हुए कहा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? कोई नहीं जानता कि भगवान का बुलावा कब आएगा। जब तक वो जिंदा है तब तक हमें उनकी देखभाल करनी चाहिए। श्रीकांत ने गंभीरता से कहा, मैं भी यही कह रहा हूं, लेकिन मेरे पास एक योजना है। अगर हम दोनों आपस में कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर ले तो तुम्हारी माँ के इलाज के लिए जितनी रकम चाहिए वो मैं दे दूंगा। बदले में तुम्हें तब तक मेरी दादी के साथ रहना होगा जब तक वो जिंदा है। चंपा चौंक गई और उसने कहा, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज? इसका मतलब क्या है? श्रीकांत ने विस्तार से समझाया, हमारे बीच पति पत्नी जैसा कोई रिश्ता नहीं होगा। यह सिर्फ नाम मात्र की शादी होगी, ताकि मेरी दादी को लगे कि मैंने शादी कर ली है। जब तक दादी जिंदा है तुम उनके साथ रहोगी और मैं अमेरिका में अपनी नौकरी पर चला जाऊंगा। दादी के गुजरने के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा और तुम पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाओगी। तुम्हारे लिए मेरी सारी जिम्मेदारियां भी उसी वक्त खत्म हो जाएंगी। चंपा यह सब सुनकर हक्का बक्का रह गई। वह मन ही मन श्रीकांत को पसंद करने लगी थी, लेकिन इस तरह के रिश्ते के बारे में उसने कभी नहीं सोचा था। उसने कहा, मैं कल तक सोचकर बताऊंगी। घर पहुंचते ही उसका मन बहुत भारी हो गया। ट्यूशन के बच्चों के आने का समय हो चला था, लेकिन आज उसका दिल पढ़ाने का बिल्कुल नहीं था। सिर दर्द का बहाना बनाकर उसने बच्चों को छुट्टी दे दी और श्रीकांत की बातों पर विचार करने लगी। उसके मन में मरता क्या न करता वाली कहावत बार बार गूंजने लगी। माँ की बीमारी और पैसों की तंगी ने उसे घेर रखा था। फिर उसने सोचा, अगर माँ की तबीयत ठीक रहती है तो कल उनसे सलाह कर लूंगी। लेकिन फिर उसे याद आया, माँ कभी पैसे के लिए इस रिश्ते को मंजूर नहीं करेंगी। पूरी रात बेचैनी में बीती। अगले दिन सुबह श्रीकांत के न आने पर वह रिसेप्शन पर बैठकर उसका इंतजार करने लगी। जैसे ही मिलने का समय हुआ, वह भागते हुए माँ के कमरे में पहुंची, लेकिन वहां माँ नहीं थी। चंपा की तो जान ही निकल गई। उसने नर्स से पूछा, माँ कहाँ है? नर्स ने बताया, 9 नंबर बेड के पेशेंट को थेरेपी के लिए ले जाया गया है। चंपा ने घबराते हुए पूछा, उनकी तबीयत कैसी थी? नर्स ने कहा, रात को पेशेंट को खून की उल्टियां हुई थी। यह सुनते ही चंपा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह सर पकड़कर बैठ गई। नर्स ने कहा, जब पेशेंट को वापस लाएंगे तब आपको बुला लेंगे, फिलहाल आप बाहर इंतजार कीजिए। चंपा जैसे तैसे उठी और बाहर आ गई, लेकिन उसका सिर चकरा रहा था। वह गिरने ही वाली थी कि तभी श्रीकांत ने लपक कर उसे संभाल लिया। श्रीकांत ने चिंतित होकर पूछा, क्या हुआ चंपा? माँ की तबीयत तो ठीक है ना? चंपा की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोली, रात को माँ को खून की उल्टियां हुई थी। वो अभी अपने बेड पर नहीं है, उन्हें थेरेपी के लिए ले जाया गया है। श्रीकांत ने उसे दिलासा देते हुए कहा, तुम घबराओ मत, डॉक्टर्स देखभाल कर रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा। चंपा ने आंसुओं से भरी आंखों से कहा, श्रीकांत, माँ के बिना मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगी? श्रीकांत ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, हिम्मत रखो चंपा, सब ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा सब्र करो। थोड़ी देर बाद नर्स आई और बोली, अब आप मरीज से मिल सकती हैं। चंपा जैसे ही यह सुना, वो लगभग दौड़ती हुई अंदर चली गई। पीछे पीछे श्रीकांत भी उसके साथ था। माँ बिस्तर पर लेटी उनका इंतजार कर रही थी। जब माँ ने चंपा को देखा तो उसके चेहरे पर एक थकी हुई मुस्कान उभर आई। चंपा ने पास जाकर माँ से पूछा, माँ अब कैसी हो? माँ ने धीरे से कहा, बेटी ठीक हूँ, बीमारी में तो ऐसा चलता ही रहता है, तू फिक्र मत कर। फिर उन्होंने नर्स से पूछा, रात को तबीयत थोड़ी बिगड़ी थी ना? नर्स ने जवाब दिया, हाँ, पर अब स्थिति ठीक है। पीछे खड़े श्रीकांत को देखकर माँ ने पूछा, ये कौन है? चंपा ने संकोच करते हुए कहा, ये श्रीकांत है, इनकी दादी को हार्ट अटैक आया था, अब ठीक है।
वो भी अपनी दादी की देखभाल के लिए यहाँ आते हैं। माँ ने श्रीकांत को देखकर कहा, बेटा अच्छा है कि तुम चंपा के साथ हो, ये जल्दी घबरा जाती है। श्रीकांत ने आगे बढ़कर माँ के पैर छू लिए और कहा, माँ आप चिंता मत करो, मैं चंपा के साथ हूँ, सब ठीक हो जाएगा। माँ ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, खुश रहो बेटा। मिलने का समय खत्म होते ही चंपा और श्रीकांत वहां से बाहर निकल आए। श्रीकांत ने पूछा, तुमने नाश्ता किया है चंपा? अगर नहीं किया तो चलो मेरे रेस्टोरेंट में कुछ खा लेते हैं। चंपा ने सिर हिला दिया और दोनों रेस्टोरेंट की ओर चल दिए। वहां जाकर श्रीकांत ने ऑर्डर दिया और चंपा से पूछा, क्या सोचा तुमने? चंपा थोड़ी चौंकी, किस बारे में? श्रीकांत ने गंभीरता से कहा, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में। चंपा ने थोड़ी झिझक के साथ जवाब दिया, देखो इसमें सोचने जैसा कुछ नहीं है। मेरी माँ की तबीयत को देखते हुए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। इस वक्त मुझे पैसों की सख्त जरूरत है और वो भी जल्द से जल्द। लेकिन तुमने अभी तक यह नहीं बताया कि तुम मुझे कितनी बड़ी रकम दोगे। श्रीकांत ने संयमित स्वर में कहा, जो भी इलाज का खर्च होगा मैं वह सब उठाऊंगा। तुम्हारे रहने का, माँ के इलाज का और हमारी शादी का कॉन्ट्रैक्ट, ये सब लिखित में रजिस्ट्रार के ऑफिस में रजिस्टर्ड होगा। तुम बस बताओ तुम्हें कितने लाख रुपए एक साथ चाहिए? चंपा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम्हें पता ही है कि माँ की बीमारी में कितना खर्चा लगेगा। श्रीकांत ने शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हारे खाते में 5 लाख रुपए डाल दूंगा। चंपा यह सुनकर चौंक गई और जोर से बोली, 5 लाख? ये सुनते ही रेस्टोरेंट में बैठे लोग उसकी ओर देखने लगे तो उसने खुद को संभाल लिया और चुप हो गई। श्रीकांत ने कहा, देखो मैं तुम्हारे लिए इतने रुपए दे रहा हूं ताकि तुम्हारे पास कभी कोई दिक्कत ना हो। जब मैं अमेरिका चला जाऊंगा तब भी तुम्हें किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। चंपा कुछ कह नहीं पाई, वह शांत रही और दोनों रेस्टोरेंट से बाहर आ गए। श्रीकांत ने कहा, मैं रजिस्ट्रार के ऑफिस में आवेदन दे देता हूँ। 2-4 दिन में जब उनका फोन आ जाएगा तो हम वहां जाकर शादी का रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे। तब तक दादी भी अस्पताल से घर आ जाएंगी। चंपा ने सहमति में सिर हिला दिया और घर की ओर चल पड़ी। घर पहुंचकर चंपा ने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया, लेकिन आज उसका मन हल्का था। वह सोचने लगी, अगर माँ ठीक होकर घर आ जाए तो फिर जो होगा देखा जाएगा। तभी पड़ोस वाली भाभी आई और चंपा की माँ का हालचाल पूछने लगी। चंपा ने जवाब दिया, इलाज चल रहा है, जल्दी ही ऑपरेशन भी हो जाएगा और माँ ठीक होकर घर आ जाएंगी। पड़ोस वाली भाभी बोली, हम रोज भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आंटी जल्दी से ठीक हो जाए, पर तू बता इतने पैसे कहां से लाएगी? तो इतना बड़ा खर्चा है। चंपा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, भाभी सब हो जाएगा, आप चिंता मत करो। थोड़ी देर बाद भाभी चली गई क्योंकि बच्चे ट्यूशन के लिए आ गए थे, वरना भाभी तो तब तक नहीं जाती जब तक कि पूरी मोहल्ले की खबर चंपा को न सुना देती। रात को जब चंपा बिस्तर पर लेटी तो उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। वह सोच रही थी, जो मैं करने जा रही हूँ क्या वो सही है? क्या ये सही फैसला है? फिर उसने खुद को दिलासा दिया, चंपा तेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। माँ की जान बचाने के लिए ये करना ही पड़ेगा। आंखों में उम्मीद की आंसू लिए चंपा ने खुद को समझा लिया कि उसने जो फैसला लिया है वह माँ की भलाई के लिए है और शायद वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। चंपा को अब धीरे धीरे श्रीकांत का साथ अच्छा लगने लगा था। उसने पहले ही सारी बातें साफ कर दी थी और अब उसके मन में किसी संदेह की कोई जगह नहीं थी। श्रीकांत ने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज से पहले ही चंपा के बैंक खाते में पैसे डाल दिए थे, जिससे चंपा को अब किसी आर्थिक चिंता का सामना नहीं करना पड़ रहा था। विचारों में खोई चंपा कब नींद के आगोश में चली गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह जब उसकी आंख खुली तो वह देर हो चुकी थी। जल्दी जल्दी तैयार होकर वह हॉस्पिटल पहुंच गई। श्रीकांत पहले से ही वहां मौजूद था। आज उसकी दादी का हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने वाला था और श्रीकांत उनके डिस्चार्ज के कागजात की औपचारिकताएं पूरी कर रहा था। चंपा ने श्रीकांत का इंतजार नहीं किया और अपनी माँ से मिलने चली गई। माँ कुछ थकी थकी सी दिख रही थी, या शायद यह चंपा का भ्रम था। वह माँ के पास जाकर बैठी और पूछा, माँ कैसी हो अब? माँ ने धीमी आवाज में कहा, ठीक हूं बेटा। चंपा ने धीरे से माँ का सिर सहलाया। माँ ने अचानक पूछा, वो लड़का जो अक्सर आता है उसका क्या नाम है?
चंपा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। श्रीकांत, माँ ने फिर पूछा, वो आज नहीं आया क्या? चंपा ने जवाब दिया, आया होगा माँ, आज उसकी दादी की छुट्टी हो रही है तो शायद उसी में व्यस्त होगा। माँ ने धीरे से कहा, अच्छा, जितनी जल्दी हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाए उतना अच्छा। ये हॉस्पिटल का माहौल तो जैसे जिंदगी और मौत के बीच का खेल लगता है। चंपा ने माँ को दिलासा देते हुए कहा, माँ, आपकी भी जल्दी छुट्टी करवा देंगे, बस एक बार ऑपरेशन हो जाए। माँ कुछ नहीं बोली, बस छत की ओर देखती रही। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें चंपा की बात पर यकीन ही नहीं हो रहा हो। थोड़ी देर बाद चंपा को वहां से बाहर जाना पड़ा क्योंकि बड़े डॉक्टर साहब राउंड पर आ रहे थे। बाहर आकर उसने देखा कि श्रीकांत उसका इंतजार कर रहा था। श्रीकांत ने पूछा, चंपा, माँ की तबीयत कैसी है? चंपा ने कहा, ठीक है, वो आपको ही पूछ रही थी। श्रीकांत ने कहा, मैं पेपर वर्क में लगा हुआ था, जब डॉक्टर साहब का राउंड खत्म होगा तभी दादी की छुट्टी हो पाएगी। चंपा ने कहा, 12 बज ही जाएंगे शायद। श्रीकांत ने हंसते हुए कहा, हाँ, इतना वक्त तो लगेगा ही। चंपा ने फिर कहा, तब तक मैं घर चली जाऊंगी, दादी से बाद में मिल लूंगी। श्रीकांत ने हल्के से सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे। चंपा घर वापस आ गई और श्रीकांत दादी को घर ले गया। दादी की एक ही जिद थी, बेटा, बहू से मिलाओ, तुमने कहा था कि घर पहुंचते ही मिलवाओगे। श्रीकांत ने उन्हें समझाते हुए कहा, हाँ दादी, कहा तो था, पर थोड़ा समय तो दो, बस 2 दिन में ही मिलवा दूंगा। दरअसल रजिस्ट्रार ने उन्हें कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए इस हफ्ते के बाद की तारीख दी थी और आज शुक्रवार था, यानी अभी 2 दिन बचे थे और श्रीकांत समझ गया था कि दादी से मिलाने का इशारा मैरिज के बाद ही था। अब उसे 2 दिन और संभालना होगा। अगले दिन श्रीकांत सुबह सुबह फिर हॉस्पिटल पहुंच गया। रिसेप्शन पर ही चंपा मिल गई। पर चौंक कर बोली, आप सुबह सुबह यहाँ? दादी तो ठीक है ना? श्रीकांत मुस्कुराते हुए बोला, चंपा, मैं तुमसे और माँ से मिलने आया हूँ, दादी बिल्कुल ठीक है। हाँ, अब तो उन्होंने बहू से मिलने की रट लगा रखी है। ये सुनकर चंपा को थोड़ी शर्म सी आ गई। दोनों माँ के वार्ड में गए तो माँ उन्हें देखकर मुस्कुरा उठी, बोली, अच्छा हुआ तुम लोग आ गए, मैं तो तुम दोनों को ही याद कर रही थी। श्रीकांत ने आगे बढ़कर माँ के पैर छुए और चंपा माँ के गले लग गई। माँ ने आशीर्वाद देते हुए कहा, सदा खुश रहो मेरी बच्ची और बेटा। जब से तुम श्रीकांत से मिली हो, मुझे इस बात की तसल्ली हो गई है कि तुम अकेली नहीं हो। श्रीकांत तुम्हारे साथ है, अब मेरी कोई चिंता नहीं है। श्रीकांत ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी, आप अपनी सेहत की चिंता करो, जल्दी ठीक होकर घर आओ। माँ ने हल्के से कहा, बेटा, मैं तो यही चाहती हूँ, पर ऊपर वाले की मर्जी ही सबसे बड़ी है। चंपा ने माँ को दिलासा देते हुए कहा, माँ, उसकी भी यही मर्जी होगी कि आप जल्दी से ठीक होकर वापस मेरे पास आओ। मिलने का समय खत्म होते ही दोनों बाहर आ गए। श्रीकांत ने कहा, चंपा, चलो आज मैं तुम्हारे लिए कुछ कपड़े खरीदता हूँ। चंपा ने चौंक कर पूछा, क्यों, मेरे पास तो कपड़े हैं। श्रीकांत ने हंसते हुए कहा, परसों हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, दादी के सामने तो ट्रेडिशनल बहू बनकर ही जाना होगा, तो तुम्हें साड़ी और कुछ जेवर खरीदने होंगे। चंपा ने मुस्कुराते हुए हामी भर दी, उसके लिए तो ये सब एक नाटक ही था। श्रीकांत ने कार एक बड़ी दुकान के सामने रोकी तो चंपा ने कहा, इतनी महंगी दुकान, यहां से तो बहुत महंगा मिलेगा। श्रीकांत ने कहा, चंपा, कीमत की चिंता मत करो, बस अपनी पसंद के कपड़े खरीद लो, कुछ ऐसे जोड़े जो दादी के सामने पहन सको। चंपा ने हंसते हुए सिर हिलाया और दोनों दुकान के अंदर चले गए। चंपा ने कपड़े खरीदने के बाद घर की ओर रुख किया। समय का पता नहीं चला था, ट्यूशन के बच्चे पहले से ही आ चुके थे। उसने जल्दी से एक शॉवर लिया और कपड़े बदलकर तैयार हो गई। हॉस्पिटल से लौटने के बाद उसे बच्चों के पास आने में देर नहीं करनी चाहिए थी। जब बच्चे चले गए तो चंपा की माँ की सहेली उनके हालचाल पूछने के लिए चंपा के पास आई। चंपा ने उनका स्वागत किया और नमस्ते कहकर उन्हें अपने पास बैठाया। उसने उनके लिए चाय बनाई और फिर खुद भी उनके पास बैठ गई। सहेली ने चंपा की पीठ पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बेटी चंपा, तुम्हारी माँ तो बड़ी भाग्यशाली है कि उसे तुम्हारे जैसा संतान मिली है। तुम तो सच में बड़ी साहसी हो, सब कुछ अकेले ही झेल रही हो।
चंपा ने हंसते हुए कहा। अकेली कहा? आंटी जी, आप सबका साथ तो है, आपकी दुआओं से ही तो मुझे हिम्मत मिलती है। आंटी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, इस बार जल्दी से तुम्हारी माँ ठीक होकर घर आ जाए, बस यही कामना है। उनके जाने के बाद चंपा सोचने लगी, आंटी जी मुझसे और माँ से कितना प्रेम करती है, लेकिन जब उन्हें मेरे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में पता चलेगा तो वे क्या सोचेंगी। फिर उसने अपने विचारों को झटकते हुए सोने की कोशिश की, लेकिन उन चिंताओं से उसका पीछा छूटना मुश्किल था। रात भर उसकी नींद उड़ी रही। उसे अपने बचपन का वह चुलबुला रूप याद आ रहा था, जब वह माँ से हर छोटी बड़ी चीज की जिद करती थी। अच्छे कपड़े पहनना, सहेलियों के साथ घूमना फिरना, सब कुछ करना चाहती थी। तब माँ हमेशा कहती थी, चंपा, ये सब तुम्हें अपने पति के घर जाकर करना है, या तो तुम्हारी पढ़ाई और 2 वक्त की रोटी का ही इंतजाम करो। चंपा हंसकर कहती, हाँ माँ, वो तो मेरा राजकुमार होगा जो मेरे सारे खर्चे उठा लेगा। माँ मुस्कुराकर कहती, भाग्य का क्या पता, सच में कोई राजकुमार मिल जाए। चंपा थोड़ी नाराजगी से कहती, हाँ माँ, मेरी तो इतनी अच्छी किस्मत है। लेकिन माँ समझाती कि हालात के साथ समझौता करना पड़ता है। पिता की मृत्यु के बाद माँ ने कितनी मेहनत से उसे पाला था। चंपा हमेशा चाहती थी कि वह पढ़ लिख कर माँ की गरीबी को दूर कर दे। वह मेहनत कर रही थी, लेकिन माँ की बीमारी ने उसके सपनों को अधूरा कर दिया। अब पढ़ाई की बात तो दूर, उसे माँ के ठीक होने का इंतजार करना था। इसके अलावा श्रीकांत की दादी की देखभाल भी उसकी जिम्मेदारी बन गई थी। गहरी सांस भरते हुए चंपा ने ईश्वर से प्रार्थना की, हे भगवान, इस बार सब तेरी मर्जी से हो। फिर उसने सोने की कोशिश की। सुबह जब उसकी आंखें खुली तो उसका सिर भारी लग रहा था। उसे कहीं जाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन माँ के पास जाना तो जरूरी था। वह सोचने लगी, वह तो मेरी राह देख रही होगी। इस विचार के साथ चंपा जल्दी जल्दी उठी और घर के काम निपटाकर हॉस्पिटल के लिए चल दी। हॉस्पिटल में पहुंचते ही वहां का दृश्य देखकर वह दंग रह गई। सभी लोग गमगीन बैठे हुए थे। जब चंपा अपनी माँ के पास पहुंची तो माँ ने उसे गले लगाते हुए रोने लगी। चंपा, मुझे अस्पताल से ले चल बेटा, यहाँ मेरा मन नहीं लग रहा। चंपा ने पूछा, क्या हुआ माँ? माँ ने बताया, पड़ोस वाले बेड पर जो नीना जी थी, बड़ी हंसमुख स्वभाव की, कल रात उनकी मृत्यु हो गई। कैसी खुशमिजाज औरत थी, कोई सोच भी नहीं सकता था कि अंदर से इतनी बीमार थी। हमेशा हंसते हंसते अपने दर्द को सहती रही। चंपा ने माँ को दिलासा देते हुए कहा, माँ, जो लिखा है वही होगा, चिंता मत करो, जल्दी ऑपरेशन होगा और तुम अपनी चंपा के साथ घर चलोगी। चंपा ने देखा माँ की आंखों में दर्द और चिंता थी, लेकिन चंपा ने यह भी देखा कि उसकी माँ ने हमेशा संघर्ष किया है। चंपा ने ठान लिया कि अब वह अपनी माँ की हर समस्या का सामना करेगी और उसे जल्दी ठीक करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। इसके बाद चंपा ने एक योजना बनाई। उसने सोचा कि वह अपनी माँ को ढांढस बंधाएगी और जितना संभव हो सके उनकी देखभाल करेगी। चंपा ने अपने भीतर की ताकत को पहचान लिया और एक नए उत्साह के साथ माँ के लिए कुछ अच्छे कपड़े और अन्य सामान खरीदने का निश्चय किया। चंपा ने मन में सोचा, मैं अपनी माँ को खुश करने के लिए हर संभव प्रयास करूंगी। मेरे सपने अधूरे नहीं रहेंगे। मैं अपने और माँ के लिए एक नई शुरुआत करूंगी। और इस संकल्प के साथ चंपा ने अपने जीवन की नई यात्रा की ओर कदम बढ़ाने का फैसला किया। चंपा जब बाहर निकली तो उसकी आंखों से आंसुओं की धार फूट पड़ी। माँ का दुख सहन करना उसके लिए असहनीय था। उसने भगवान से भी शिकायत करते हुए कहा, हे ईश्वर, तुम इतने निर्दयी क्यों हो? तुम्हारे हाथों मेरी माँ को कभी खुशी नहीं मिली। हमेशा केवल कठिनाइयां ही उसके जीवन में आई है। मैंने अपने ज्ञान और मेहनत से माँ को खुश करने का संकल्प लिया था, लेकिन अब हमने उसे यह गंभीर बीमारी दे दी। अकेले बैठकर वह रोते रोते यही सोचती रही। तभी श्रीकांत वहां पहुंचा। उसने चंपा के मिजाज को भांपते हुए कहा, चंपा, चिंता मत करो। जिन चीजों पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं है उनके बारे में सोचने से कोई लाभ नहीं होगा। तुम माँ के लिए इतनी बड़ी बलिदान दे रही हो, जो कि साधारण बात नहीं है। श्रीकांत ने चंपा को आश्वासन देते हुए कहा, चिंता मत करो, सब कुछ ठीक होगा। श्रीकांत की बातों से चंपा को थोड़ी तसल्ली मिली। उसने कहा, आज रविवार है, बच्चों की ट्यूशन की छुट्टी होगी। श्रीकांत ने सुझाया,
चलो एक अच्छी फिल्म देखने चलते हैं, इससे तुम्हारा मूड भी ठीक हो जाएगा। चंपा ने सोचा, क्या माँ के अस्पताल में होने के बावजूद मैं मूवी देखने जा सकती हूँ? श्रीकांत ने उत्तर दिया, कल तुम यही कहोगी कि माँ के अस्पताल में खाना खाने में अच्छा लगेगा। चंपा, जिंदगी में सुख और दुख दोनों साथ चलते हैं, चलो इससे तुम्हारा मूड भी ठीक हो जाएगा। चंपा ने अंततः सहमति दे दी और श्रीकांत के साथ ठेजल की ओर बढ़ गई। लेकिन जाने से पहले उसने अपने चेहरे को चुनरी से ढक लिया ताकि मोहल्ले के लोग उसे पहचान न सके। उसे डर था कि किसी ने उसे देख लिया तो लोग बेवजह बातें बनाएंगे। चंपा जानती थी कि उनके मोहल्ले में सुख दुख में कोई साथ देने वाला नहीं है, लेकिन छींटाकशी करने वालों की कमी नहीं थी, इसलिए उसने अपनी पहचान छुपाने के लिए मुंह ढक लिया। वह सोचने लगी, कहावत भी है कि राज से तो आड़वानी। फिल्म देखने के बाद चंपा घर लौट आई और जल्दी सोने की कोशिश करने लगी। उसे सुबह कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए भी जाना था। चंपा ने खुद को रिलैक्स महसूस किया और जल्दी ही सो गई। सुबह उसकी नींद भारी सिर के साथ खुली, लेकिन उसे अपनी माँ के पास जाना था। वह सोचने लगी, माँ तो मेरी राह देख रही होगी। जल्दी से नहा धोकर चंपा ने तैयार हो गई। हॉस्पिटल पहुंचने पर देखा कि श्रीकांत भी वहां था। उसने कहा, मैं चाहता हूं कि माँ का आशीर्वाद हमें मिले। चंपा और श्रीकांत दोनों माँ के पास पहुंचे। माँ ने उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों आ गए, खुश रहो बेटा, तुम्हारी तरक्की और सफलता के लिए दुआ करती हूँ। माँ का चेहरा आज बहुत खिलखिलाता हुआ था। बातचीत करते करते समय समाप्त हुआ। इसके बाद चंपा और श्रीकांत एक ब्यूटी पार्लर पहुंचे। शादी के लिए जोड़ा और कुछ फूल मालाएं लेकर उन्होंने पार्लर की महिला को समझा दिया कि हल्का मेकअप करना है, क्योंकि कोर्ट में शादी थी। पार्लर की महिला ने कहा, 1 घंटा लगेगा, आप बाहर बैठकर इंतजार कर सकते हैं। श्रीकांत बाहर बैठ गया। जब चंपा बाहर निकली तो श्रीकांत उसे देखते रह गए। चंपा सादा लाल जोड़े में भी अत्यंत मनमोहक लग रही थी। उसने झट से कार का दरवाजा खोला और चंपा को बैठने का इशारा किया। अगले ही पल कार श्रीकांत के बंगले की ओर बढ़ गई। घर पहुंचने पर घर की नौकरानी बेला आरती का थाल सजाए खड़ी थी। जैसे ही गाड़ी रुकी, नौकरानी खुशी से बोली, दादाजी चलिए, नई बहू आ गई है। नव विवाहिता के स्वागत में घर में रौनक छा गई। चंपा का दिल धड़क रहा था। खुशी और चिंता का एक अद्भुत मिश्रण। उसकी नई जिंदगी की शुरुआत हो चुकी थी। अब उसे यह सोचने की जरूरत थी कि वह अपने जीवन में आने वाले नए अध्याय को कैसे संभालेगी। उसकी माँ की स्वास्थ्य और श्रीकांत के परिवार का प्यार उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहेगा। चंपा ने अपने भविष्य को लेकर नई उम्मीदें बुननी शुरू कर दी, यह सोचकर कि वह अब अपनी माँ और श्रीकांत के साथ एक सुखद और समृद्ध जीवन का निर्माण कर सकती है। दादी तो अपनी बहू के आगमन का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। सुबह श्रीकांत ने कहा था कि वह आज ही चंपा को घर ले आएगा। दादी ने अपनी नौकरानी बेला की सहायता से दूल्हा दुल्हन का स्वागत भव्य रूप से किया। मिठाइयां बांटी और दरवाजे के दोनों ओर हल्दी के थापे भी लगवाए। भले ही चंपा और श्रीकांत के लिए यह एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी, पर दादी तो हर छोटी छोटी रस्म को पूरी करने का इच्छुक थी। चंपा को अनिच्छा से सभी रिवाज निभाने पड़ रहे थे। दादी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। आज उनके पोते की बहू घर आई थी। अब चंपा सुबह अपनी माँ से मिलने के बाद श्रीकांत के घर जाकर दादी की देखभाल में जुट जाती थी। उसने मोहल्ले में यह बता दिया था कि उसे नाइट जॉब मिल गया है। माँ के हालात देखकर वह अपने घर आती, दोपहर को बच्चों को पढ़ाती और शाम को दादी के पास लौट आती। उसने दादी को यह बता रखा था कि वह दिन भर सर्विस पर जाती है। इस तरह चंपा की जिंदगी उलझनों से भरी हुई थी। चंपा को चिंता थी कि जब माँ ठीक होकर घर आएंगी तब वह सब कैसे संभालेगी। लेकिन पैसा भी तो बहुत जरूरी था माँ के इलाज के लिए। चंपा की शादी श्रीकांत के साथ दोस्तों की गवाहियों में कानूनी रूप से हो गई। श्रीकांत की दादी ने अपनी नौकरानी के साथ चंपा का जोरदार स्वागत किया। चंपा की चिंता इस बात को लेकर थी कि कब उसकी माँ ठीक होकर घर आएगी। जब दादी ने रस्मों के बाद चंपा को आराम करने के लिए कहा, तब चंपा थकावट से भरी हुई थी। दादी ने बेला से कहा, बेला, अपनी भाभी को उसके कमरे में ले जाओ। बेला के साथ चंपा कमरे में गई तो वह देखकर दंग रह गई।
कमरा बहुत सुंदर सजाया गया था। आधुनिक दादी ने सुहाग सेज की संपूर्ण तैयारी कर रखी थी। पीछे पीछे श्रीकांत भी कमरे में आया और चंपा से कहा, सारी चंपा, दादी को नहीं पता कि यह कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। दोनों ने मिलकर कमरे से फूल वगैरह हटाए और उसे साफ किया। फिर श्रीकांत ने कहा, दादी की वजह से हमें एक ही कमरे में रहना पड़ेगा। मैं सोफे पर सोऊंगा और तुम बेड पर। चंपा ने सहमति दी। थके हुए श्रीकांत और चंपा जल्दी सो गए। हफ्ते भर भी नहीं हुआ था कि श्रीकांत ने कहा, चंपा, मुझे अमेरिका जाना होगा। वहां का काम मेरे बिना प्रभावित हो रहा है। अब दादी की देखभाल की जिम्मेदारी तुम्हारी है। मैं जल्दी ही सेटल करके वापस आऊंगा। मेरा फोन नंबर तुम्हारे पास है, जब भी जरूरत हो मुझे कॉल कर देना। ये सुनकर चंपा सकते में आ गई। बोली, श्रीकांत, तुम इतनी जल्दी जा रहे हो? अभी तो मैं यहाँ के तौर तरीके भी नहीं सीख पाई हूँ। श्रीकांत ने कहा, हाँ चंपा, जाना आवश्यक है और हमारी डील भी तो यहीं हुई थी। दादी को समझाकर अगले हफ्ते श्रीकांत अमेरिका चला गया। चंपा का रूटीन वही था। बेला नाश्ता तैयार कर देती। चंपा दादी को खिलाकर खुद नाश्ता करके अस्पताल के लिए निकल जाती, माँ को देखने। फिर अपने घर बच्चों को पढ़ाती। शाम को 5 बजे दादी के पास लौट आती। लेकिन इन दिनों चंपा अपने दिल में श्रीकांत के लिए एक अजीब सा एहसास कर रही थी। श्रीकांत से पहले ही वह उसे पसंद करती थी, लेकिन उसके जाने के बाद उसका दिल बेचैन हो गया था। वह श्रीकांत को फोन करना चाहती थी, लेकिन बिना कारण क्या कहेगी। उसने कहा था, जरूरत हो तभी फोन करना, इसलिए वह फोन रख देती। लेकिन जितना खुद को रोकने की कोशिश करती, उतना ही श्रीकांत के लिए उसका दिल धड़कता रहता। एक अजीब सी कशमकश में चंपा फंस गई थी। इसी चलते एक नई परेशानी ने चंपा को घेर लिया। डॉक्टरों ने मां के ऑपरेशन के लिए जल्दी से जल्दी बुला लिया। श्रीकांत ने पहले ही उसके बैंक में पैसे जमा करवा दिए थे, लेकिन श्रीकांत के जाने के बाद उसका मनोबल कमजोर हो गया। चंपा को श्रीकांत का सहारा हमेशा की तरह महसूस होता था। मां के ऑपरेशन वाले दिन श्रीकांत का फोन आया। उसने कहा, चंपा, तुम एक हिम्मत वाली लड़की हो, हिम्मत से काम लो, सब ठीक हो जाएगा। श्रीकांत के 2 शब्दों ने चंपा को हिम्मत दी और मां का ऑपरेशन हुआ। जबकि चंपा बेचैन घूमती रही। ऑपरेशन सफल हुआ, लेकिन डॉक्टर खुश नहीं थे। जब चंपा ने डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने बताया कि ट्यूमर तो निकाल दिया है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। ट्यूमर की जड़ें पेट में फैल गई हैं और वह जल्दी फिर से सक्रिय हो सकती है। और ऐसा ही हुआ। अस्पताल में ऑब्जर्वेशन के लिए रखी गई चंपा की मां को 8वें दिन ही पेट में जानलेवा दर्द फिर से शुरू हो गया। चंपा की मां बिना असली बात जाने खुशी मना रही थी। कल ही मां ने चंपा से कहा था, अब तो ऑपरेशन हुए 8 दिन हो गए हैं, मुझे छुट्टी मिल जाएगी। चंपा ने अनमने सा जवाब दिया, हाँ मां, देखो डॉक्टर क्या कहते हैं। डॉक्टरों ने चंपा की मां को घर ले जाने के लिए मना कर दिया। कहा, आप मरीज को दर्द के समय अकेले नहीं संभाल पाएंगे। 1 महीना हो गया था मां के ऑपरेशन को। एक रात चंपा को मनहूस खबर मिली कि उसकी मां नहीं रही। वह रो रो कर यह सोचती रही कि श्रीकांत को क्या कहेगी। श्रीकांत ने उसे थोड़ा धैर्य बंधाया और कहा कि वह जल्दी आएगा। अपने कहे अनुसार दूसरे दिन ही श्रीकांत इंडिया आ गया। चंपा ने श्रीकांत के आने तक मां को अस्पताल में रखने की रिक्वेस्ट की थी, जो डॉक्टरों ने मान ली। उसकी हालत देखकर श्रीकांत ने दादी को बता दिया कि चंपा की मां नहीं रही। चंपा कुछ दिन अपने घर रहेगी और दादी का ध्यान रखेगी। चंपा मायूस, उदास अस्पताल के बेंच पर बैठी सुबकती रही। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी उसकी मां का साथ छूट जाएगा। जब श्रीकांत आया तो चंपा ने उसे देखकर उसके सीने से लगकर खूब रोई। श्रीकांत ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, जिसकी जितनी सांसें ईश्वर से मिली होती है, वे उतना ही जीते हैं। चंपा, मां को अब दर्द से छुटकारा मिला है। बताओ चंपा, मैंने मां के लिए क्या नहीं किया और वह मुझे छोड़कर चली गई। चंपा की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब उसे अपने जीवन को फिर से संवारने का संकल्प लेना था। मां की यादें और श्रीकांत का साथ दोनों ही उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे थे। श्रीकांत ने चंपा से कहा, चंपा, यह दुनिया का अटल नियम है, जो आया है उसे एक दिन जरूर जाना होगा। यह कहकर और चंपा को समझाकर श्रीकांत उसकी मां के पार्थिव शरीर को घर ले गया। उनके घर पर पड़ोस और मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो गए थे,
सभी लोग चंपा की मां के अंतिम दर्शन के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ऐसी मान्यता थी कि आत्मा के अंतिम सफर के दर्शन करना शुभ माना जाता है। श्रीकांत जब आगे बढ़कर काम संभालने लगा तो लोग आपस में फुसफुसाने लगे। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर यह श्रीकांत कौन है, मगर कोई खुलकर बोल नहीं रहा था। अंततः चंपा ने अपनी मां की अंत्येष्टि खुद मुखाग्नि देकर की। उसके दुख में लोग शामिल थे और माहौल में शांति छाई हुई थी। शाम होते होते अंतिम क्रियाकर्म के बाद भी मोहल्ले में एक ही सवाल गूंज रहा था, श्रीकांत कौन है? चर्चाएं बढ़ने लगी थी। तब चंपा ने सभी को बताया, श्रीकांत मेरे दूर के रिश्तेदार है। वो अपनी बीमार दादी को लेकर हॉस्पिटल आए थे और वहीं हमारी मुलाकात हुई। माँ को भी देखने के लिए वो कई बार हॉस्पिटल आए थे। माँ ने ही कहा था कि चंपा अकेली है, उसका ध्यान रखना। तब से वो माँ की बात मानकर मेरी मदद कर रहे हैं। रात ढल चुकी थी। मोहल्ले के सभी लोग अपने अपने घर लौट गए। अब घर में सिर्फ चंपा और श्रीकांत ही थे। पड़ोस वाली भाभी खाना रख गई थी, लेकिन जब श्रीकांत ने चंपा को खाना खिलाने की कोशिश की तो उसने मना कर दिया। उसका दिल भारी था, लेकिन उसने श्रीकांत के कहने पर कुछ निवाले मुंह में रखे। मगर तभी उसका दर्द फूट पड़ा और वह श्रीकांत के कंधे पर सिर रखकर रोने लगी। श्रीकांत ने किसी तरह उसे समझाया और सुला दिया। तीसरे दिन फूल बहाने की रस्म पूरी की गई। चंपा और श्रीकांत गंगा जी गए थे। जब वो लौटे तो चंपा बहुत रोई। माँ अब इस धरती पर भी नहीं है, मैं उनके बिना कैसे जी पाऊंगी? उसने बार बार श्रीकांत से पूछा। श्रीकांत ने उसे गले लगाकर हिम्मत दी। चंपा जैसे किसी कमजोर बेल की तरह एक मजबूत पेड़ का सहारा लेकर उससे लिपट गई थी। दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी और जुड़ाव महसूस हो रहा था। इसके बाद श्रीकांत अमेरिका वापस लौट गया। चंपा अब अपनी दिनचर्या में दादी की देखभाल करने लगी थी। दिन में वो अपने घर जाती और शाम होते ही फिर से दादी के पास लौट आती, मगर उसकी रातें सिर्फ श्रीकांत की यादों में डूब जाती। वो सोचती, अगली बार जब श्रीकांत आएगा तो मैं उसे बता दूंगी कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। श्रीकांत को गए हुए अभी 2 महीने ही हुए थे कि चंपा को अपने अंदर कुछ हलचल महसूस होने लगी। उसने प्रेगनेंसी टेस्ट किया और वो पॉजिटिव आया। उसका दिल किया कि तुरंत श्रीकांत को फोन करके सब बता दे, लेकिन कुछ सोचकर उसने खुद को रोका। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे इस परिस्थिति का सामना करेगी। समस्याएं उसकी जिंदगी से जाने का नाम नहीं ले रही थी। एक रात अचानक उसकी दादी को फिर से हार्ट अटैक आया। चंपा ने अपनी पड़ोसन बेला की मदद से दादी को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया। उसने श्रीकांत को भी फोन किया और श्रीकांत ने कहा, मैं तुरंत आ रहा हूं। फिर फोन काट दिया। उस रात चंपा और बेला हॉस्पिटल में ही रुक गई, लेकिन उन्हें दादी के पास जाने की इजाजत नहीं थी। वे रिसेप्शन पर बैठकर सारी रात बिताती रही। अगले दिन श्रीकांत सीधा एयरपोर्ट से हॉस्पिटल पहुंचा। चंपा उसे देखते ही उसके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। श्रीकांत ने उसे दिलासा देते हुए कहा, चिंता मत करो चंपा, अब मैं आ गया हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर उसने पूछा, ये सब कब और कैसे हुआ? चंपा ने बताया, रात के 10 बजे तक मैं दादी के पास बैठी थी, वो बिल्कुल ठीक थी। मैंने खुद उन्हें सुलाया था और फिर बेला रात में उनके पास सोने गई थी। लेकिन रात में दादी ने बेला को जगाया और कहा कि उन्हें बहुत घबराहट हो रही है। बेला ने मुझे बुलाया और जब मैं देखने गई तो महसूस हुआ कि हमें तुरंत दादी को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। श्रीकांत ने गहरी सांस ली और फिर से चंपा को ढांढस बंधाया। लेकिन अब चंपा के सामने एक और चुनौती थी, उसकी प्रेगनेंसी और श्रीकांत के साथ उसके अनकहे जज्बात। श्रीकांत ने चंपा से गंभीर स्वर में कहा, तुमने बहुत साहस दिखाया चंपा। अच्छा हुआ जो समय रहते दादी को हॉस्पिटल पहुंचा दिया। इसके बाद श्रीकांत इमरजेंसी वार्ड में गया, जहां दादी को वेंटिलेटर पर रखा गया था। दादी की हालत बहुत नाजुक थी। श्रीकांत ने उनके ठंडे होते हाथ को थामकर पुकारा, दादी मैं आ गया हूं। उसकी आवाज सुनकर दादी ने धीरे से अपनी आंखें खोली, मगर फिर वे बंद हो गई। एक पल में जैसे उनका हाथ श्रीकांत की पकड़ से छूट गया। श्रीकांत ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया, जिसने दादी की जांच करने के बाद कहा, अब वे नहीं रही। दादी का पार्थिव शरीर घर ले जाया गया।
और चंपा पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पहले माँ का जाना और अब दादी की विदाई, उसका मन तो जैसे टूट ही गया। रोते रोते उसकी रात बीत गई और घर में मातम का माहौल छा गया था। हिंदू धर्म के कुछ रीति रिवाजों के अनुसार सूर्यास्त के बाद अंत्येष्टि नहीं की जाती, इसलिए दादी का शरीर कोल्ड स्टोरेज में रखा गया। मोहल्ले और आसपास के कुछ लोग रात में शोक व्यक्त करने आए, लेकिन अधिकतर लोग सुबह का इंतजार कर रहे थे। चंपा और उसकी पड़ोसी बेला रात भर जागती रही, पर चंपा के मन में एक सवाल गूंज रहा था, आखिर इतनी देरी क्यों हो रही है। दोपहर होते होते जब अभी भी तैयारी पूरी नहीं हुई थी, तो चंपा ने परेशान होकर बेला से पूछा, बेला, किस बात का इंतजार है, कौन आने वाला है। बेला ने कहा, सुनने में आ रहा है कि कोई खास मेहमान आ रहे हैं, शायद उन्हीं का इंतजार हो रहा है। चंपा सोच में पड़ गई, ऐसा कौन आ रहा है जिसके लिए इतनी देर की जा रही है। तभी घर के बाहर एक बड़ी सफेद गाड़ी आकर रुकी और उसमें से एक गोरी औरत और दो छोटी छोटी लड़कियां उतरी। लड़कियां दौड़कर दादी के शरीर से लिपट गई, देर देर चिल्लाते हुए। ये सब देखकर चंपा हैरान रह गई, क्योंकि ये लड़कियां श्रीकांत की बेटियां थी। सच तो यह था कि श्रीकांत पहले से शादीशुदा था और वह गोरी औरत उसकी पत्नी थी। ये देख चंपा के दिल में चुपचाप पल रही भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा, मगर उसने कभी श्रीकांत से इस बारे में कोई बात नहीं की थी। वो गोरी औरत, जो शायद श्रीकांत की पत्नी थी, उसके पास आकर बोली, हाँ हनी, सब ठीक हो जाएगा। यह दृश्य चंपा से और देखा नहीं गया। उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और वह अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद बेला उसके पास आई और कहा, भाभी, आपको यह कमरा खाली करना पड़ेगा। साहब ने कहा है कि गोरी, मैं और उनके बच्चे यहाँ रहेंगे, आप दूसरे कमरे में चली जाएं। चंपा ने बिना कुछ कहे बेला की बात मान ली। उसे समझ आ गया था कि अब उसकी यहाँ कोई जरूरत नहीं रही, क्योंकि दादी के साथ ही उसका कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो चुका था। चुपचाप वह दूसरे कमरे में चली गई और श्रीकांत को कुछ भी बताना अब उसे बेमानी लग रहा था। अंत्येष्टि के बाद चंपा ने श्रीकांत से घर जाने की इजाजत मांगी। श्रीकांत ने अपनी पत्नी से चंपा का परिचय एक दोस्त के रूप में कराया और कहा, ठीक है, मैं घर आकर तुमसे मिलूंगा। ऐसा लगा कि श्रीकांत अब नहीं चाहता कि उसकी पत्नी और चंपा एक ही छत के नीचे रहे। चंपा अपने घर चली गई, मगर उसके दिल में कई सवाल थे। बेला को भी चंपा का इस तरह अचानक चले जाना ठीक नहीं लग रहा था। वह चाहती थी कि गोरी मैम को सारा सच बता दे, पर वह अंग्रेजी नहीं जानती थी और गोरी मैम हिंदी नहीं समझती थी। अपने घर पहुंचते ही चंपा अपने बिस्तर पर फूट फूट कर रोने लगी। कोई भी नहीं था उसके आंसू पोंछने वाला। जब वह पूरी तरह थक गई तो खुद ही चुप हो गई। उसे श्रीकांत से ऐसी बेरुखी की उम्मीद नहीं थी। उसका दिल बुरी तरह टूट चुका था। वह सोच रही थी, अगर कोई जानवर भी पालता है तो उससे भी लगाव हो जाता है। फिर यह तो इंसानी रिश्ता था। माना कि हमारा रिश्ता सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट पर आधारित था, पर इतनी बेरहमी तो किसी से भी नहीं होनी चाहिए। श्रीकांत ने मुझे एक बार भी रोकने की कोशिश नहीं की। उसने तो मुझे अपनी पत्नी से ऐसे मिलवाया जैसे मैं कोई अजनबी हूं। चंपा के दिमाग में सारी बातें एक के बाद एक घूमने लगी। उसने सोचा, अब श्रीकांत को मेरी प्रेगनेंसी के बारे में बताने का कोई फायदा नहीं है। वह कॉन्ट्रैक्ट पेपर दिखाकर कहेगा कि जो भी हुआ वह हमारी मर्जी से था। अगर मैं कोर्ट में जाऊंगी तो शायद वह बच्चे का खर्चा देने को तैयार हो जाएगा, मगर मैं उससे प्यार करने लगी हूं। मैं यह सब सहन कर लूंगी। अब सब खत्म हो गया है। अगली सुबह जब चंपा उठी, उसकी आंखें सूजी हुई थी। उसने सोचा, शायद श्रीकांत का फोन आएगा, मगर दिन के 3 बज चुके थे और कोई कॉल नहीं आया। उसका दिल बेचैन हो रहा था, जैसे उसने खुद को कभी इतना कमजोर महसूस नहीं किया था। उसकी माँ की मौत से भी वह इतनी नहीं टूटी थी, क्योंकि तब श्रीकांत उसका सहारा था। अब वह एक अंधेरी राह पर अकेली खड़ी थी। अब चंपा के लिए ये दुनिया और भी अकेली हो गई थी। दादी की मौत के बाद जैसे श्रीकांत ने उसे दूध में से मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया था। उसकी आंखों से आंसू थे कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मन में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, अब आगे क्या। पैसों की तंगी से पहले ही वो जूझ रही थी, अब और भी मुश्किलें सामने खड़ी थी। मोहल्ले वालों को क्या जवाब देगी। जल्द ही सबको पता चल जाएगा
कि चंपा माँ बनने वाली है। वो खुद को कोस रही थी। उसकी अपनी गलतियों का बोझ दिल पर भारी हो रहा था। एक पुरानी कहावत उसके कानों में गूंज रही थी, जब चिड़िया खेत चुग गई तो पछताने से क्या। अब तो यही समाज उसकी जिंदगी को और कठिन बना देगा। जितना सोचती उतनी ही उलझनों में घिरती चली जाती। सुबह से कुछ भी खाया पिया नहीं था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। पड़ोस की भाभी आई और दरवाजा खोलते ही बोली, अरे चंपा, क्या हाल बना रखा है तुमने? क्या हो गया है तुम्हें? चंपा ने कोशिश की मुस्कुराने की, पर नाकाम रही। फिर भाभी के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। भाभी ने उसे दिलासा दिया, माँ की याद आ रही है ना? माँ का नाम सुनते ही चंपा का दुख और भी गहरा हो गया। भाभी ने उसे चुप कराते हुए कहा, पगली, एक न एक दिन तो सबको जाना ही होता है। हम है ना तेरे साथ। चल मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खाना लाई हूं। अब मना मत करना। भाभी ने उसे खाना खिलाया, फिर धीरे से कहा, मैं अब चलती हूं, शाम को फिर आऊंगी। वो चली गई और चंपा वापस अपने बिस्तर पर लेट गई। 2-3 रातों से सोई नहीं थी और अब इतनी थकी थी कि तुरंत गहरी नींद में डूब गई। कुछ घंटों बाद फोन की लगातार बजने वाली घंटी से उसकी नींद टूटी। स्क्रीन पर श्रीकांत का नाम चमक रहा था। चंपा का मन तो किया कि फोन काट दे, मगर फिर उसने फोन उठा लिया। हेलो, उसने ठंडे स्वर में कहा। श्रीकांत की आवाज आई, चंपा घर आओ, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। चंपा ने तल्खी से जवाब दिया, हमारी डील तो दादी की मौत के साथ ही खत्म हो गई थी। अब क्या बात करनी है? श्रीकांत की आवाज में गंभीरता थी। हाँ, डील खत्म हो गई, लेकिन कुछ बातें अभी भी बाकी है। चंपा ने फोन रख दिया और सोच में पड़ गई। दिल कह रहा था कि अब वहां जाने का कोई मतलब नहीं, सब तो खत्म हो चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं उसका दिल अभी भी श्रीकांत की ओर खींच रहा था। आखिरकार उसने दिल की सुनी और श्रीकांत के घर चली गई। दरवाजे पर बेल बजाई तो बेला ने दरवाजा खोला। उसे देखकर बेला खुश होकर बोली, भाभी आप? वो गोरी मैम तो चली गई बच्चों को लेकर। इतनी जल्दी? चंपा ने हैरानी से पूछा। बेला ने जवाब दिया, हाँ भैया बाद में जाएंगे। बच्चों की जिद थी दादी के दर्शन करने की, इसीलिए आई थी। पर यहाँ का खाना पानी उसे रास नहीं आया, परेशान हो गई थी। तभी श्रीकांत बाहर आ गया और बेला चुप हो गई। उसने बेला को कहा, जाओ चाय बनाकर लाओ। बेला ने तुरंत हामी भरी और चली गई। श्रीकांत ने चंपा से कहा, क्या तुम बस यूं ही खड़ी रहोगी या अंदर भी आओगी? चंपा बिना कुछ कहे उसके पीछे पीछे ड्राइंग रूम में आ गई। श्रीकांत ने बैठने का इशारा किया और गंभीर स्वर में बोला, मैं जानता हूं तुम जूली और बच्चों को देखकर चौंक गई होगी। जो मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया, ये मेरी गलती है। मैं बताना चाहता था, पर दादी कभी नहीं चाहती थी कि मैं किसी गोरी मैम से शादी करूं। चंपा चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी। अंदर ही अंदर वह जान चुकी थी कि उसका श्रीकांत से कोई रिश्ता नहीं बचा है। श्रीकांत अक्सर यही कहता था कि शादी किसी गांव की लड़की से ही होगी, पर वो बात अलग थी कि जूली और श्रीकांत कॉलेज में साथ पढ़ते थे और वहीं दोनों के दिल एक दूसरे के लिए धड़कने लगे। चंपा सोचने लगी, ये प्यार भी क्या करवा देता है? और फिर उसने श्रीकांत के प्यार में अपनी बड़ी भूल कर दी थी। श्रीकांत ने कहा, हमने शादी कर ली दादी को बिना बताए। अगर दादी को पता चलता तो वो इसे कभी नहीं सह पाती। जूली को बहू बनाने की इजाजत मिलना तो दूर, वो शायद अपना दिल ही थाम लेती। दादाजी जानते थे, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। मैं तुम्हें बताना चाहता था, पर डरता था कि कहीं तुम्हारे मुंह से निकल न जाए और दादी सुन ले। बाकी सब मैंने ईमानदारी से निभाया। 5 लाख रुपए तुम्हारे बैंक में जमा कर दिए, तुम्हारा खर्चा भी उठाया। उस रात जो हुआ उसमें तुम्हारी सहमति भी थी। अब मैं यह प्रॉपर्टी बेचकर हमेशा के लिए अमेरिका जा रहा हूँ और चाहता हूँ कि तुम्हारे खर्चे का भी ध्यान वहां से रखूं। चंपा ने तीखे स्वर में कहा, अब क्यों? सब तो खत्म हो चुका है हमारे बीच। श्रीकांत ने कहा, हाँ, अब तुम पूरी तरह आजाद हो। किसी अच्छे लड़के से शादी कर लो और अपनी जिंदगी बसा लो। चंपा ने ठंडी आवाज में कहा, यह मेरा निजी मामला है और तुम्हें मुझ पर तरस खाने की जरूरत नहीं है। मैं अपने खर्चे खुद उठा सकती हूँ। तुम्हारे दिए पैसे लिए, लेकिन जब तक दादी थी मैंने दिल से उनकी सेवा की। हमारे बीच का हिसाब किताब दादी के साथ ही खत्म हो गया। अब तुम आराम से जा सकते हो।
ये कहकर चंपा चली गई। श्रीकांत हैरान रह गया कि चंपा उससे इस अंदाज में बात क्यों कर रही थी। उसने बेला को आवाज लगाई, बेला, चंपा का बैग लाओ। बैग आते ही चंपा बिना चाय पिए चली गई। श्रीकांत कहता रह गया, अरे चंपा, कम से कम चाय तो पीकर जाओ। पर चंपा ने एक भी शब्द बिना कहे वहां से निकल गई। उसके बाद श्रीकांत ने कई बार फोन करके मिलने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगी। चंपा फिर कभी श्रीकांत से नहीं मिली। श्रीकांत थक हार कर अपनी प्रॉपर्टी बेचकर अमेरिका चला गया, अपनी बीवी और बच्चों के पास। चंपा के लिए यह बेहतर था। श्रीकांत की दुनिया में उसकी कोई जगह नहीं थी। अब चंपा ने ठान लिया था कि वह अकेले ही अपनी जिंदगी जिएगी, पर यह इतना आसान नहीं था। उसे पता था कुछ महीनों बाद उसकी गर्भावस्था की बात सबको पता चल जाएगी। मोहल्ले के लोग सवाल करने लगेंगे। उसकी नजरें उनके सवालों का सामना करने की हिम्मत खो चुकी थी। उसे अचानक याद आया कि जब श्रीकांत और उसकी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई थी, तब श्रीकांत के एक दोस्त ने उनकी एक तस्वीर खींची थी। हालांकि श्रीकांत ने वो तस्वीर डिलीट करवा दी थी, मगर उससे पहले उसने चंपा को वह तस्वीर भेज दी थी। चंपा भूल चुकी थी उस तस्वीर के बारे में, पर आज उसे याद आई। उसने जल्दी से अपने फोन में वह तस्वीर खोजी और आखिरकार उसे ढूंढ निकाला। वह तस्वीर उसने फ्रेम करवाकर अपने कमरे की दीवार पर लगा दी। एक दिन पड़ोस की भाभी आई और उस तस्वीर को देखकर चौंक गईं। उन्होंने कहा, अरे नंदे रानी, ये क्या है? किससे मटक्का चल रहा है तेरा? माँ को मरे साल भर भी नहीं हुआ और ये क्या कर रही हो तुम? चंपा ने गंभीरता से कहा, भाभी, ये श्रीकांत है, मेरे पति। आपने देखा था ना, माँ के अंत्येष्टि में वह कितनी मदद कर रहे थे। भाभी चौंकी, हाँ देखा तो था, पर शादी कब हुई? चंपा ने आंसुओं से भरी आंखों से कहा, माँ की मौजूदगी में ही उनकी मर्जी से मंदिर में शादी हुई थी। माँ चाहती थी कि उनके बाद कोई तो मेरी देखभाल करने वाला हो। भाभी का दिल पसीज गया। उन्होंने कहा, अरे रो मत, अब बताओ कहाँ है श्रीकांत? चंपा ने जवाब दिया, वो तो विदेश में नौकरी कर रहे हैं, वहीं चले गए। भाभी ने पूछा, तो तुझे यहाँ क्यों छोड़ गया? चंपा ने कहा, भाभी ऐसी बात नहीं है, मेरी हालत ऐसी थी कि मैं फ्लाइट में सफर नहीं कर सकती थी, इसलिए श्रीकांत ने कहा कि बच्चा हो जाने के बाद मुझे अपने साथ ले जाएगा। भाभी की आंखें फटी रह गई। क्या तू माँ बनने वाली है? ये सब कब हुआ? चंपा ने धीरे से कहा, हाँ भाभी, उसने कहा था कि मोहल्ले वाले बहुत अच्छे हैं, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होने देंगे। भाभी की तारीफ सुनकर चंपा की सांस कुछ देर के लिए थमी सी रह गई थी, लेकिन फिर तुरंत समझ गई कि अब यह खबर पूरे मोहल्ले में फैल जाएगी। भाभी अपनी तफ्तीश के साथ सभी को यह बात बता देंगी और चंपा को खुद कुछ कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वही हुआ। चंपा अब मोहल्ले वालों की सहानुभूति का केंद्र बन गई थी। उसकी समझदारी ने उसे समाज में रुसवाई से बचा लिया, लेकिन दिल का क्या करे? दिल तो श्रीकांत के लिए धड़कता था, बेचैन रहता था। अब ना उसे खाने की चाह थी, ना ही कोई काम करने की लगन। यहाँ तक कि उसने ट्यूशन भी छोड़ दी थी। बैंक में माँ के ऑपरेशन के बचे पैसे ही उसका सहारा बने हुए थे। मोहल्ले की औरतें उसके आसपास आकर बैठ जाती, उसे तरह तरह की नसीहतें देती कि ये खाओ, वो मत खाओ, बच्चे के लिए ये बेहतर है। पर चंपा को इन सब बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह तो इश्क के ऐसे रोग में गिरफ्त थी जो उसे धीरे धीरे खोखला कर रहा था। वक्त गुजरता गया और एक दिन ऐसा आया जब लेबर पेन की पीड़ा से तड़पती चंपा को भाभी ने 2 औरतों के साथ मिलकर अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने तुरंत उसे भर्ती कर लिया, लेकिन चंपा की हालत बहुत नाजुक थी। डॉक्टरों ने साफ साफ कहा कि या तो माँ को बचा सकते हैं या बच्चे को। चंपा ने थकी हुई आवाज में कहा, डॉक्टर साहब जल्दी से कागजात ले आइए, मैं हस्ताक्षर कर देती हूँ। मेरी जान की बजाय मेरे बच्चे को बचाया जाए। उसने एक फोन नंबर भी दिया, इस पर कॉल करके उन्हें बुला लीजिए। डॉक्टर ने फोन मिलाया। उधर से आवाज आई, हेलो, और डॉक्टर ने सारी स्थिति श्रीकांत को बताई, लेकिन चंपा की गुजारिश के अनुसार बच्चे के बारे में कुछ नहीं बताया। कुछ घंटों बाद चंपा ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया, मगर उसकी हालत और भी बिगड़ गई। दूसरे दिन शाम तक श्रीकांत अस्पताल पहुंच चुका था। वह बेसब्री से चंपा से मिलने की चाहत में भागता आया था।
डॉक्टर उसे चंपा के कमरे तक ले गए। चंपा बिस्तर पर आंखें बंद की सोच रही थी कि अब उसे किसका इंतजार है, मौत का या श्रीकांत का। तभी उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, चंपा, मैं आ गया हूँ। श्रीकांत आ गया है। ये वही आवाज थी जिसका इंतजार वह इतने समय से कर रही थी। उसने धीरे धीरे आंखें खोली और श्रीकांत को देखते हुए बोली, मेरे पास अब ज्यादा वक्त नहीं है श्रीकांत। श्रीकांत की आंखें भर आईं। मैं आ गया हूँ चंपा, सब ठीक हो जाएगा। चंपा हल्की मुस्कान के साथ बोली, अब सब ठीक हो गया है श्रीकांत, डॉक्टर को बुलाओ, बच्चे को ले आओ। श्रीकांत ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया और जब नवजात बच्चे को चंपा की गोद में लाया गया तो चंपा की आंखों में आंसू छलक पड़े। वह श्रीकांत से बोली, ये बच्चा मेरे प्रेम की निशानी है जो मैंने तुम्हें कभी नहीं बताई थी। मैं जब दादी के स्वर्गवास पर आई थी तब तुम्हें बताने की कोशिश की थी, लेकिन तुम्हारे परिवार को देखकर पीछे हट गई। मैं तुम्हारे परिवार को तोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन अब मैं इस बच्चे की परवरिश नहीं कर पाऊंगी, इसलिए इसे तुम्हें सौंप रही हूँ। श्रीकांत ने उसके सर को अपनी गोद में लिया और दर्द भरी आवाज में कहा, इतना बड़ा सच तुमने मुझसे छुपाया क्यों? तुम अकेली यह सब सहती रही और मुझे कुछ नहीं बताया। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम और हमारा बच्चा दोनों मेरे साथ अमेरिका चलो गए। चंपा की आंखों में अब नींद गिरने लगी थी। उसने धीरे से कहा, बहुत देर हो चुकी है श्रीकांत। और फिर उसकी सांसें थम गई। चंपा इस दुनिया को अलविदा कह चुकी थी, लेकिन एक नई यात्रा पर निकल पड़ी थी। श्रीकांत ने उसे कसकर गले लगा लिया और उसके निर्जीव शरीर से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगा। भाभी और बाकी औरतें यह दृश्य देखकर हक्का बक्का रह गई। भाभी ने कहा, अरे, बच्चे का बाप सही समय पर आ गया। यह सुनकर श्रीकांत समझ नहीं पा रहा था कि भाभी को सब कैसे पता चला। फिर जब वह चंपा के घर पहुंचा तो दीवार पर उनकी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज वाली तस्वीर लगी देखी। उसे तुरंत सारी बातें समझ आ गई। उसने भाभी से कहा, चंपा की विदाई सुहागन की तरह करना। चंपा की अंतिम विदाई पूरे सम्मान के साथ हुई और श्रीकांत के दिल में हमेशा के लिए चंपा की एक छवि रह गई। इस तरह एक तरफा प्यार की इस अनोखी कहानी का अंत हुआ, जिसकी शुरुआत कॉन्ट्रैक्ट मैरिज से हुई थी। चंपा ने अपनी प्रेम की निशानी अपने प्रेमी श्रीकांत को सौंप दी और खुद इस दुनिया से चली गई। श्रीकांत अपने बच्चे को लेकर अमेरिका लौट गया, उसकी परवरिश के लिए। वहीं चंपा की यादें हमेशा के लिए श्रीकांत के दिल में बस गई।